हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का, दैट इज आपको बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। अब क्यों मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल रहा हूं, क्योंकि देखो बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है ना जिसका जो भी आज का लेक्चर होगा, जो फर्स्ट लेक्चर होगा, उसमें जो मैं बेसिक बातें करूंगा वो ना ही सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम का होगा, बल्कि आपके अगले चैप्टर दैट इज आपको पीएनसी का भी वही बेसिक होगा। ठीक है। तो जो बच्चा बाइनोमियल थ्योरम सही से सीख जाता है, एग्जाम में तो क्वेश्चंस आते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, आपको वेटेज पता ही होगा अगर आपने मेरा वेटेज वाला वीडियो देखा होगा, चैप्टर वाइज वेटेज। तो ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आपको नेक्स्ट चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएनसी के लिए। ठीक है। तो इसके देखो मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत लेंदी था, सीक्वेंस सीरीज बहुत लेंदी था, ट्रिग्नोमेट्री भी लेंदी था, उसके 2 पार्ट थे। बाइनोमियल थ्योरम उतना लेंदी चैप्टर नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें जो नोटेशन होते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको सभी जितने बेसिक चीजें हैं वो मैं कवर करूंगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि मैं फर्दर जो सेकंड लेक्चर करूंगा, जो थर्ड क्लास लूंगा बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें जो मैं डिफिकल्टी लेवल रखूंगा बाइनोमियल थ्योरम की, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, लेकिन बिलीव में आप पूरा क्लास करो, पूरा क्लास अटेंड करो, आपको बाइनोमियल थ्योरम में बहुत मजा आएगा। ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट क्लास है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म हो जाएगा। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी होगा अपना, स्पेशली डिजाइन फॉर W2024 एस्पिरेंट्स WBJEE के लिए। ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाना। साथ में यदि आपको इस क्लास का आपको क्लास नोट चाहिए, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको नीचे इनरोलमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ क्लास नोट चाहिए तो RS49 इतना चीप प्राइस है, हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, प्रैक्टिस कहां से करे, कंफ्यूज है, क्योंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट के अलावा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो क्लास नोट्स के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट का। उसका प्राइस केवल 99 रखा है, ओनली 99। हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, इतना चीप प्राइस में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो जल्दी से आगे इनरोल हो जाओ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म्स दिख जाएंगे, साथ में आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर लेना। ठीक है। चले अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक बातें करूंगा। ठीक है। और मैंने एक बात स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इस क्लास का जो बेसिक होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में भी काम में आएगा, पीएनसी में। ठीक। अब जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए इंटरेस्टिंग है। क्या आपने कभी एनसीआर देखा है? एनसीआर, मैं इसको एनसीआर नहीं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं सी के ऊपर वाला और सी के नीचे वाला। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका मतलब आपको क्लियर कर दूं कि होता क्या है, एनसीआर का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बोल दूं कि मान जाओ आपके सामने मैं 10 चीजें रख देता हूं सामने, ठीक है, 10 टॉफियां रख दिया, और मैंने आपको बोला कि काम करो, जाके टॉफी चुनो। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा वही ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपको बोला 10 टॉफी है, आपको जाके उसमें से चुनना है, तो कोई क्या करेगा, हो सकता है वो टॉफी उसको पसंद ना हो, एक भी बिना चुने चला है। ठीक। या फिर हो सकता है वो पूरा का पूरा चुन ले, मतलब 10 टॉफी है, 10 में से बहुत उसको भूख लगा, 10 चुन लिया। ठीक है, 10 सेलेक्ट कर लिया। तो 2 केस मैंने आपको दिखा दिया, एक जब उसको मजा नहीं आया, उसको टॉफी पसंद नहीं, उसने एक भी नहीं सेलेक्ट किया। ठीक है। अच्छा, और एक टाइम क्या आया, उसको भूख लगा तो उसने पूरा टॉफी सेलेक्ट कर लिया। लेकिन कुछ कोई ऐसा भी तो बच्चा होगा जो 10 टॉफी में से एक टॉफी सेलेक्ट करे। ठीक है। या फिर 10 में से 2 सेलेक्ट करे, या फिर 10 में से 3 सेलेक्ट करे। ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं ना, कि या तो जितनी टॉफी सामने रखी हुई है आपके पास 3 ही केस है, या तो आप उसमें से एक भी ना चुनो, या तो पूरी की पूरी टॉफी उठा लो, या फिर एक टॉफी उठाओ, 2 टॉफी उठाओ, 3 टॉफी उठाओ, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप 10 ही टॉफी उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि सर आपने रखा ही 10 है, 11 टॉफी तो नहीं सेलेक्ट कर सकते ना। तो जब भी चीजों को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तब अपन को जरूरत पड़ती है एनसीआर नोटेशन की। कैसे सर? मान जो मैंने आपको 10 टॉफियां रखी थी, तो 10 रखा जाएगा ऊपर, और आपने चुन के आया, लेट से 3 टॉफी चुन के आया, तो 3 को रखा गया नीचे, और बीच में कहीं लगा दिया जाता है सी। एक मिनट सर, अब मैं समझ गया। मतलब सर अभी तक जो मैं समझ नहीं पा रहा था वो मैं अब समझ गया, कि अगर मेरे सामने 10C3 लिखा है तो मैं ये समझ जाऊंगा कि 10 चीजें पड़ी थी और अपन उसमें से 3 सेलेक्ट करके आ गए। ठीक है। 10 चीजें पड़ी थी और अपन 3 चीजें सेलेक्ट करके आ गए, मतलब पूरा खेल सर सिलेक्शन का है। हाँ, इसीलिए पहली लाइन में आपने लिख दिया नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। अगर एन चीजें पड़ी हुई हैं आपके पास
और आपने आर चीजों को चुन लिया तो दुनिया बोलेगी एनसीआर से डिनोट करो। तो इट इज जस्ट अ नोटेशन। ये कुछ मतलब ये नहीं कि बहुत फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी है, कुछ नहीं है, ये जस्ट एक नोटेशन है। जैसे 1 को दिखाने के लिए 1 से रिप्रेजेंट करते हो, 2 को दिखाने के लिए 2 से रिप्रेजेंट करते हो, वैसे ही अगर आपने आर चीजों को सेलेक्ट किया एन चीजों में से तो उसको दिखाने का तरीका होगा एनसीआर। ठीक। अच्छा फिर सर आपने वो सभी डायलॉग्स क्यों बोला कि कभी एक भी नहीं चुनेगा या फिर भूख लगा तो पूरा चुन के आ जाएगा? इसलिए बोला क्योंकि इसकी अगर बात करूं ना, स्पेशली इसकी बात करूं, तो अगर बच्चे को टॉफी पसंद नहीं आए तो 10 में से एक भी टॉफी नहीं चुनेगा, एक भी नहीं चुनेगा मतलब जीरो चुना, जीरो जीरो। अच्छा और अगर उसको भूख लगी पूरी की पूरी टॉफी सेलेक्ट कर लिया तो 10 में से 10 टॉफी सेलेक्ट कर लिया तो 10 सी 10। तो इसको क्या लिखूं कि उसने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, नो सेलेक्ट। ठीक है, नो सेलेक्ट आउट ऑफ 10, ये भी बोलना जरूरी है क्योंकि है कितना आपके सामने ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, और इस टाइम मेरे को लिखवाना है, क्या लिख दूं, क्या टोटल सेलेक्ट कर लिया उसने? हाँ, टोटल सेलेक्ट आउट ऑफ 10। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये बेसिक जो लेक्चर है ना, ये आपके 2 चैप्टर में काम में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा एक मिनट सर, कभी ऐसा नहीं हो सकता क्या सर कि 10 सी 11 ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। अरे आपके पास टॉफियां सामने 10 रखी हुई है, 11 कैसे चुन सकते हो? है ही टोटल 10, तो 10 के अंदर की ही चुनोगे। मतलब सर अगर आप मैथ्स की भाषा से बोलना चाहो तो एन ऊपर है, आर नीचे है। एक और डायलॉग बोल दूं क्या? क्या एन की वैल्यू हमेशा जब भी होगी आर से बड़ा होगी या फिर कल को बराबर भी हो सकती है? क्योंकि चुनने वाला टोटल भी चुन सकता है लेकिन जब भी चुनेगा उससे कम ही चुनेगा, सेलेक्ट उससे कम ही होगी। ठीक है, तो ये मैंने बात नंबर 1 समझा दी। अच्छा और बोलना, क्या आर की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल ओके, आर की वैल्यू 0 भी ओके है, ये बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं। अच्छा आर की वैल्यू एन के बराबर भी हो सकती है, ठीक, लेकिन आर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? सोच के बताना, आर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं। अरे नेगेटिव टॉफियां थोड़ी सिलेक्शन का काम है, तो सिलेक्शन नेगेटिव में कैसे होगा? जिनके अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास नेगेटिव टॉफी पसंद है, -10 टॉफी उस रूम में, ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं ना। और आप -2 सेलेक्ट करके आ रहे हो, कभी ऐसा होगा क्या? कभी नहीं ना। मतलब आर की वैल्यू जब भी जिएगी या तो पॉजिटिव होगी या कल को 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो इक्वल टू 0। क्या ये बात भी मैं बोल दूं? लेकिन सर आपने ये भी तो बोल दिया कि एन की वैल्यू भी तो जब भी जिएगी तो ग्रेटर देन 0 होगी, तो एन की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। बट एक मिनट सर, एन की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 टॉफी आप नहीं रख सकते, और तब आप बोलोगे जाओ सेलेक्ट करने, तो आपने रखा ही नहीं कुछ भी, तो मैं सेलेक्ट क्या करूं? इसलिए तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा कि एन एंड आर शुड बी नेचुरल नंबर। बट सर आर तो इक्वल टू 0 भी हो रहा है ना। हाँ, आर इक्वल टू 0 चलेगा, ठीक है, लेकिन एनसी 0 का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एनसी 0 अगर कोई डिनोट भी कर रहा है तो कोई मतलब नहीं क्योंकि वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल दिया जाता है कि एन एंड आर शुड बी नेचुरल नंबर, मतलब 1 से कहानी इनकी शुरू होगी। ठीक है, चुनने के लिए कम से कम सेलेक्ट करने के लिए एक चीज तो रखोगे ना सामने। हाँ, तो इसलिए एन की वैल्यू 1 से शुरू होगी, और अगर एक भी नहीं चुन के आया तो ठीक है, आर इक्वल टू 0 चलेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर करना जरूरी है। चले अब आगे बढ़ता हूं। अब एक और नई स्टोरी आपके सामने। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया कि ये जो सी होता है ना, एनसीआर, ये कुछ नहीं होता, सिलेक्शन का काम होता है। आप एन चीजें सामने आपके पड़ी है, आप आर चुन के लाए तो आप दुनिया को बोल दिखाओगे एनसीआर। ठीक है, अच्छा, और फिर मैंने बोला ये जस्ट एक नोटेशन है। फिर मैंने बहुत सारी बातें बताई एन और आर को लेके कि एन हमेशा जब भी रहेगा तो नेचुरल नंबर रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 चलेगा। ठीक है, आर जब भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि 0 चीजों को सेलेक्ट करके लाना, फिर उसका क्या ही मतलब है। ठीक है, फिर मैंने बोला या तो टोटल सेलेक्ट कर लेगा या तो एक भी नहीं सेलेक्ट करेगा, यही 2 केस पॉसिबल है, या फिर बीच का सेलेक्ट करेगा। 3 केस ही पॉसिबल है, ज्यादा कभी सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए बोला एन जब भी होगा तो आर से बड़ा होगा, या फिर अगर भूख लगी है तो पूरा सेलेक्ट कर लेगा टॉफी, तो उस दिन एन इक्वल टू आर भी हो जाएगा। मतलब जितनी चीजें आपने रखी उतनी मैंने चुन के लेकर आ गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ता हूं, एक और चीज सिखाता हूं, एक और कहानी सिखाता हूं। ठीक है, एक बच्चे के सामने फिर से 10 टॉफी था। ठीक है, मैंने बोला जाओ सेलेक्ट करके लाओ। वो गया और उसने 3 टॉफी सेलेक्ट कर ली। अब जैसे उसने 3 टॉफी सेलेक्ट की, मैंने बोला मैथ्स की भाषा में बोलो, उसने बोला 10C3। अच्छा, मैं बोलता हूं कि जिस टाइम तूने 3 टॉफी सेलेक्ट की ना, एक बच्चा बोलेगा मैंने 3 टॉफी सेलेक्ट किया, लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा होगा जो थोड़ा कंफ्यूज करना चाहेगा मुझे,
वो बोलेगा मैं 60 टॉफियों को रिजेक्ट कर दिया। सुनना मैंने क्या बोला, जिस टाइम मैं 3 टॉफी सेलेक्ट कर रहा हूं, क्या एट द सेम टाइम मैं 7 टॉफियों को रिजेक्ट कर रहा हूं? हाँ। तो क्या मैं ये बात मैं बोल सकता हूं कि जो 10C3 है वही 10C7 है? हाँ, क्योंकि 10 में से 3 चीजों को सेलेक्ट करना इज इक्विवेलेंट टू 10 में से 7 चीजों को रिजेक्ट कर देना। तो सर अपन समझेंगे कैसे? 10C7 का मतलब कोई ये भी तो लिख सकता है कि 10 में से 7 चीजों को सेलेक्ट किया। हाँ, आप वो भी समझ सकते हो, या फिर ये भी समझ सकते हो कि 7 को रिजेक्ट किया। तो जिस टाइम आप 7 को रिजेक्ट कर रहे होगे 3 को सेलेक्ट कर रहे होगे, 3 को रिजेक्ट कर रहे होगे तो 7 को सेलेक्ट कर रहे होगे। तो 10C3 जस्ट इक्विवेलेंट टू 10C7। एक बच्चे ने बोला सर अब फॉर्मूला खेलूंगा, अब फॉर्मूला खेलूंगा, तो वही मैंने लिख दिया 10CR मतलब सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स इक्विवेलेंट टू रिजेक्टिंग ऑफ 7 थिंग्स। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। तो 10C3 को बोला है बिल्कुल तुम 10C7 के बराबर आना, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं NCR, तो कहीं ध्यान से देखोगे तो 10C3 7 का जन्म कब हुआ होगा? जब मैंने 10 में से 3 को घटा दिया होगा। तो क्या NCR को लिख दूं क्या NC, और दोनों को घटा के इतनी चीजों को मैंने रिजेक्ट किया N-R। N-R क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि N हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बात मैं बोल सकता हूं, ये मैंने पहली बात जो आपको सिखा दी आज के दिन, ठीक है, पहले लेक्चर में, कि NCR को बोलो या NC N-R को बोलो, ये इक्वल है। क्या R को मैं बोल दूं सेलेक्ट किया, इट इज सिलेक्शन, ठीक है, सेलेक्ट किया। तो जिस टाइम मैंने R चीजों को सेलेक्ट किया ना, उसी टाइम मैंने N-R चीजों को रिजेक्ट किया। तो दोनों बात बराबर होगी। बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है वो कैसे बोलता है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। अब एक छोटी सी टर्म आती है जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक तो नहीं लिया गया, लेकिन यहाँ पे समझा देता हूं, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला भी अपन सीख लेंगे। अच्छा, वो जो छोटी टर्म होती है वो होती है फैक्टोरियल, ठीक है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर जो क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उन्होंने तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनके लिए आज का लेक्चर थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन पढ़ना जरूर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप एक्स्ट्रा सीख के जाओगे मेरे से। आई गारंटीड कि आप एक्स्ट्रा जरूर सीख के जाओगे, ठीक है। और अगर सीखे भी होगे तो ऐसे नहीं सीखोगे कि आपको याद हो जाए। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में गया या स्ट्रेट लाइन में गया तो बाइनोमियल भूल गया, लेकिन अगर यहां पे पढ़ लोगे ना तो बाइनोमियल तब तक नहीं भूलोगे जब तक एग्जाम देके नहीं आ गए, तब तक भूलोगे जब तक आप खुद से भूलना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना जरूर, स्किप मत करना, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल की बात करें तो ये फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे अगर मान जाओ मेरे सामने किसी ने बोल दिया 4, अच्छा फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं? कुछ लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, लाइन और फिर इसके नीचे डॉट, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। दोनों डिनोशन एकदम एक्सेप्टेबल है, कैसे भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस टाइम ऐसे डिनोट किया जाता है, 4 के पास में लिखा जाता है, तो इसका मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर मैंने अगर ऐसे इंडिकेट करना है तो 4 को इसके अंदर फिट कर दूंगा। अब दुनिया बोलेगी आपने वही बात बोला, फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी सर? इसकी वैल्यू होती है, अगर आपने 4 के आगे फैक्टोरियल लगाई ना तो 4 पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपने किसी के आगे भी फैक्टोरियल लगा दी वो पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देगा, हमेशा याद रखना। तो अगर 4 पीछे दौड़ेगा तो 4 के पीछे 3 होता है, 3 के पीछे 2 होता है, और गाड़ी 1 पे जाके रुक जाएगी, 0 पर नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब की हो रही होगी मल्टीप्लाई। अगर आपने 0 की मल्टीप्लाई कर दी ना तो पूरा खेल ही खत्म, फिर इसका सारा दौड़ना बेकार, क्योंकि 0 जिस दिन मल्टीप्लाई होता है सबको ले निपटाता है, ठीक है। इसलिए 0 मत लिखना। तो एक बच्चे ने बोला सर इसका मतलब ये है कि जिस दिन मैं n फैक्टोरियल को खोल रहा हूं मैं n के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, मतलब सबसे पहले n दिखाऊंगा, हाँ, फिर दिखाऊंगा n में से 1 कम, क्योंकि 4 में से 1 कम 3 होता था, तो n में से 1 कम n-1 होगा। ये सभी आपको सीखना पड़ेगा। n में से 2 कम n-2 होगा, फिर n-3 होगा। कब तक लिखोगे सर? ऐसे करते करते जब तक 1 ना आ जाए। तो ये मैंने n फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिख दिया। सर ये फैक्टोरियल क्यों पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया फैक्टोरियल क्योंकि जब आप एनसीआर को खोल रहे होते हैं ना, जब आप एनसीआर को खोल रहे होते हो तो ये बोलता है मेरे को कुछ इस प्रकार खोलना कि ऊपर लिखना ऊपर वाले का फैक्टोरियल। डायलॉग याद रखना, मैंने इसको बोला एनसीआर नहीं पढ़ूंगा, ऊपर वाला और नीचे वाला पढ़ूंगा। तो ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, और नीचे एक और चीज आएगा, दोनों को घटा के, ऊपर वाले और नीचे वाले को घटा के फिर उनका फैक्टोरियल। क्या याद रहेगा हमेशा? ये बहुत काम का फॉर्मूला है जो आपको हमेशा लगाना ही पड़ेगा, और ये बेसिक फॉर्मूला है। हालांकि एनसीआर को भी बहुत खोलने वाले अपन, बहुत इसके ऊपर हिस्ट्री ज्योग्राफी इसका सब देखने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो पूरा इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक पढ़ लिया कि एनसीआर क्या होगा।
ऐसे नहीं याद रखना फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल, कभी नहीं, ऐसे याद रखना ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर नीचे दोनों का फैक्टोरियल घटा के उनका फैक्टोरियल। जैसे अगर मान जाओ कल को मैं आपके सामने लिखता हूं 4c3, तो अगर आप इसको खोलोगे तो कैसे खोलोगे, जैसे बोला ऐसे ही याद रखना, ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल मैंने 3 फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों को घटा के तो 4 में से जिस दिन 3 घटाओगे 1 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, आई कहानी समझ में? तो ये चीजें सभी आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो बस एक पेपर और पेन लेकर जरूर बैठना, ताकि जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ना वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सको एक बार एटलीस्ट। ठीक है, ये सभी आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, जस्ट आपको नीचे इनरोल होने की जरूरत है। ओनली 49 रुपीज प्राइस है ओनली। ठीक है, या मैं ये बोलूंगा 50 रुपीज और इंक्रीज कराना। हमारा स्टडी मटेरियल भी जरूर ट्राई करना, वो WBJ लेवल का है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ WBJ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जरूर जाके एक्सेस लेना, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो आपको WBJ लेवल का होगा, J लेवल का नहीं होगा। ठीक है, और या फिर जेई लेवल का भी हम लोग उसमें 5 एक्सरसाइज रखे हैं, तो 1-2 एक्सरसाइज WBJ लेवल का है, और जो 3, 4 और 5 एक्सरसाइज है वो जेई मेन लेवल का है। तो दोनों अगर जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी इनरोल हो सकते हो। ठीक है, चले। अच्छा, NC0 सर आपने बता दिया लेकिन इसका मतलब नहीं बताया, तो मैं बोलता हूं डायरेक्ट या तो सोच लो या फिर फॉर्मूले से खोल लो। ठीक है, NC0 का मतलब क्या हुआ? NC0 का मतलब हुआ कि आपने टोटल में से एक भी चीज सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, और NC1 का क्या मतलब हुआ कि आपने टोटल में से एक चीज सेलेक्ट किया। लिखने वाले को एक और चीज लिखना चाहिए, NCN। ठीक है, NCN, ये दोनों का वैल्यू याद रखना, याद रखना ये दोनों की वैल्यू, और भूल भी गए तो अपन तो फॉर्मूला है ना अपने पास, ये किस दिन काम में आएगा? आएगा इसी दिन आएगा। क्या आप n में से एक भी चीजों को सेलेक्ट नहीं किए, फॉर्मूले से खोलना, क्या ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल बोलना, हाँ n फैक्टोरियल, नीचे बोलना नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। अब एक बच्चा देख के डर जाता है, क्यों? क्योंकि सर डिनोमिनेटर में 0। मैं बोलता हूं ये 0 नहीं है, ये 0 फैक्टोरियल है, और 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती है, वो 1 होती है। ये क्यों कैसे इस पे अपन को नहीं पढ़ना है, बस 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, याद कर लेना। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक, अच्छा, फिर बोला था दोनों को घटा के, तो n में से जिस दिन 0 घटाओगे n ही होगा, n फैक्टोरियल। क्या ऐसा नहीं दिख रहा कि 0 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा जिस दिन, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होके दुनिया बोल देगी कि NC0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अच्छा, NC1 को देखते हैं थोड़ा। NC1 को अब मन में खोलेंगे, ऐसे बार बार नहीं करेंगे। n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होगा। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इक्वल होता है। ठीक है, 1 n ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका याद नहीं करना आपको, NC1 यहीं पे NCN होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे आपको NCN होना चाहिए। 1 लिख दिया यहां पे इन्होंने, NCN होना चाहिए। ठीक, NC1 याद नहीं करना क्योंकि वो कोई फॉर्मूला आपको काम में नहीं आएगा। NCN, तो NCN में आपको ऊपर n दिखेगा n फैक्टोरियल, नीचे आपको दिख रहा होगा n में से n घट के 0 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, और फिर n4 फिर से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी कहीं 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू आपको 1 होगी। एक बच्चा बोलेगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, वो तो मैंने ऐसे भी बता देता। मैं बोलता कैसे? क्योंकि सर जिस टाइम आपने n में से 0 चीजों को सेलेक्ट किया वो इक्विवेलेंट होगा कि आपने n में से n चीजों को रिजेक्ट किया। तो मैंने फॉर्मूला से भी प्रूव कर दिया कि NC0 जो होगा वो NCN के बराबर होगा, और दोनों अपने आप में 1 के बराबर होंगे। क्यों ऐसा? क्यों सर? क्योंकि आपने वही बात तो बोला कि n में से 0 चीजों को सेलेक्ट करना इज इक्विवेलेंट टू n में से n चीजों को रिजेक्ट कर देना। और 10 ट्रॉफियां थी, बच्चा क्या एक भी नहीं सेलेक्ट किया, तो मैं बोलूंगा 0 सेलेक्ट किया, या फिर मैं बोल दूंगा उसने एक भी नहीं सिलेक्ट किया, मतलब n में से 10 को रिजेक्ट कर दिया। तो 10C10 इज इक्वल टू 10C0, सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मूव करते हैं जल्दी से। सबसे पहले दिया NCR इज इक्वल टू, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे नहीं देखना। क्या इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जिस टाइम आप आर चीजों को सेलेक्ट कर रहे होगे n-r चीजों को रिजेक्ट कर रहे होगे। तो नोट्स के लिए भी मैंने लिख के आपको दिखा दिया। ओके, NCA इज इक्वल टू NCB, तब दुनिया बोलेगी A प्लस बी इक्वल टू n। नॉर्मल सी बात है, जैसे मान जाओ मेरे पास टोटल 10 चीजें हैं। ठीक है, एक बच्चा गया 10C3 चुन के आया, 10C3। ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा तुमने 3 सेलेक्ट किया, हाँ, या फिर यू बोल सकता हूं कि तुमने 7 रिजेक्ट किया। और ये भी तो है कि इन दोनों को घटा के ये मिला, तो जिस दिन इन दोनों को ऐड करोगे नीचे नीचे ऊपर वाला मिल जाएगा। तो अगर कभी भी 2 NCR बराबर है तो नीचे वाले को ऐड करोगे ना तो ऊपर वाला मिल जाएगा। वो नॉर्मल सी बात है कि सिलेक्शन प्लस रिजेक्शन करोगे तो टोटल मिल जाएगा।
ठीक है। तो a प्लस बी को जिस दिन ऐड किया n मिल जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सबसे काम का है। मैं यहाँ पे स्टार भी बनाना पसंद करूंगा कि ये सबसे काम का है, जो मैं आपको सिखाना भी पसंद करूंगा। ठीक है, कभी भी दो एनसीआर जुटे हुए हो, कभी भी दो एनसीआर जुटे हुए हो। अब यहाँ पे r-1 है, लेकिन हर बार r-1 थोड़ी होगा, हो सकता है NC3 दे, NC4 दे, तो इसलिए बोल रहा हूं कभी भी दो एनसीआर दे और ऊपर वाले लोग सेम हो। मैं क्या बोल रहा हूं दिखना, ऊपर वाले लोग सेम हो और नीचे वाले लोगों के घर में ना एक का डिफरेंस हो, एक का डिफरेंस। तो डायलॉग याद रखना, अगर ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस और दोनों ऐड हुए हो, तब जो इनका आंसर लिखना ना, वो ऊपर वाले में एक इंक्रीज करके और नीचे जो दोनों में बड़ा होगा उसको लिखना। नहीं सर समझ में आया, एक मिनट समझाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मान जाओ किसी दिन आपको जरूरत पड़ गई कि दिया हुआ 10C3 प्लस में ऐड कर दो भैया 10C4, ओके ऐड कर दो ये। तो अब आप इसको बच्चों की तरह ऐड नहीं करने जाओगे फैक्टोरियल 10 फॉर्मूला लगा के, एक तो तरीका फॉर्मूला लगा के ऐड कर लो, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, और इसको लिखो तो फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्ट, वैसे भी सही आएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो जो क्वेश्चन में हमारे काम में आएगा कि क्या मेरी आंखों को दिखा ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस। हाँ, तो ऊपर वाले में एक इंक्रीज करके, मतलब 10 में एक इंक्रीज करोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और सी नीचे जो बड़ा होगा वो लिखा जाएगा। 4 और 3 में बड़ा कौन है? 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 11C4। ये मैंने एग्जाम्पल आपको सिखा दिया, जो मैंने बोला वो अपने लैंग्वेज में लिख लोगे। ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला में एक इंक्रीज करके और नीचे वाले में जो बड़ा होगा। ये आप अपने लैंग्वेज में यहां पे लिख लेना, जो भी मैं क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हिंदी आती है हिंदी में लिख लेना, जो भी लैंग्वेज आती है वहां पे लिख लेना डायलॉग, और वो डायलॉग ही याद किया जाता है मैथ्स में। ये फॉर्मूला मत याद करना कभी भी नहीं तो भूल जाओगे। मैथ्स में हमेशा डायलॉग से याद किया करो, हमेशा डायलॉग याद किया करो। ठीक है, क्वेश्चन बनाने टाइम बहुत काम में आएगा। ओके, अच्छा मैंने बोला ना एनसीआर के बारे में बहुत पढ़ना है, आज के लेक्चर में ही पूरा एनसीआर के ऊपर ही दे दिया है। एनसीआर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डब्बा बनाओ, एन को ऊपर लिखो। अच्छा एन ऊपर थे, हाँ तो ऊपर ही लिखे जाओगे। आर तुम नीचे थे, हाँ तो नीचे ही लिखे जाओगे। बीच का सी को मार देना, ठीक है, सी को गायब कर देना, ऐसे भी लिखा जाता है। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर लिख भी दें तो 11 को क्या लिखेंगे? 1 इंक्रीज, इंक्रीज्ड बाई 1। ठीक है, इंक्रीज्ड लिख देते हैं इसको ताकि आपको थोड़ा बहुत तो मिल जाए। इंक्रीज्ड बाई 1, इंक्रीज्ड बाई 1, और यहां पे लिख देंगे लार्जर आर। ठीक है, जो भी बड़ा वाला आर था वो मैंने दे दिया आपको। ठीक है, वो मैंने लिख दिया। ओके, चले अब क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कितने लोगों को फील आई कि ये एनसीआर ही लिखा है? अरे बोला था ना एनसीआर को ऐसे भी लिख सकते हो, डब्बा बनाया, ऊपर वाले को ऊपर लिखा, नीचे वाले को नीचे लिखा, बीच के सी को मार दिया। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको मैं बोलता हूं क्या ये एनसीआर लिखा है? हाँ। इसको मैं बोलता हूं क्या ये NCR-1 लिखा है? हाँ। और इसको देखूंगा तो क्या ये NCR-2 लिखा है? हाँ। एक बच्चे को क्लिक कर गया, क्या सर ऊपर ऊपर सेम और नीचे नीचे एक का डिफरेंस। अरे R और R-1 में एक का डिफरेंस होता है ना। हाँ, ये ऊपर क्या गाना गा रहा है सर, वो मेरे को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, वो मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मैं तो इस पे जंप करता हूं। लेकिन सर इसका आगे 2 की मल्टीप्लाई है, उसका क्या करूं? अरे तो 2 की मल्टीप्लाई है, लेकिन इसको तो एक ही से मतलब है ना। तो काम करो, N और R इसके घर में दो और इससे एक वाला छीन लो ना, एक N और R-1 छीन लो, क्योंकि अपना काम तो इतने से बनने वाला है। और एक NR-1 इसको गिफ्ट दे दो बगल वाले को। ये बोलेगा क्यों, मेरे को क्यों गिफ्ट दे रहे हो? क्योंकि मैं बोलूंगा रुको बताता हूं क्यों गिफ्ट दे रहा हूं। क्योंकि तुम भी जो हो ना बहुत चालाक हो। अगर तुमको एक गिफ्ट दिया ना तो तुम्हारा भी ऊपर वाला सेम है, दूसरे पेन से लिख देता हूं, तुम्हारा भी देखो बहुत ध्यान से ना, तो तुम भी ऊपर ऊपर सेम हो और नीचे नीचे एक का डिफरेंस लेके बैठे हो। तो यहां गिफ्ट देते ये भी खुश हो गया कि इसका भी ऊपर ऊपर सेम और नीचे डिफरेंस ऑफ एक, डिफरेंस ऑफ 1। और ये तो था ही, इसी को तो देख के मैंने इसका शकल खराब किया, इसको गिफ्ट भी दिया, तो ये तो अपन को दिख ही गया, ये तो ऑब्जर्व भी हो गया, तो ये तो सेम है। ओके, और यहां पे देखो तो एक का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एक। तो डायलॉग क्या बोला, कैसे याद रखोगे? डिफरेंस ऑफ 1 कैसे याद रखोगे? अब आपकी टेस्टिंग होगी, कैसे याद करना है इसको? जो सेम है उसमें एक ज्यादा करके, ऊपर वाले में एक ज्यादा करके, और नीचे वाले में जो बड़ा है उसको लिख देना। तो R और R-1 में क्या R बड़ा होगा? बिल्कुल R बड़ा होगा। एक मिनट सर, इन दोनों को पूछता हूं, बताओ ऊपर वाला सेम है N, बिल्कुल,
एक ज्यादा करके मतलब n+1 लिखूंगा, और नीचे r-1 और r-2 में बड़ा कौन होगा। अब बहुत अच्छा मतलब बहुत टफ मैथमेटिक्स पूछ दिया, r-1 और r-2 में बड़ा कौन होगा, r-2 नहीं, 2 है इसलिए नहीं, r-1 क्योंकि r में से एक कम किए हो और वहां r में से दो कम किए हो तो r-1 बड़ा होगा ना। तो r-1, एक मिनट सर, ये दो और ये दो टकराए ना तो मेरे को और मजा आ गया, क्या फिर से ऊपर ऊपर सेम बन गया। और जब जब आएगा तब तो मैं एक ही तरीका लगाऊंगा, अगर ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में भी सर एक का डिफरेंस दिख गया, तो अगर ऐसा दिख गया तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला तुम में एक ज्यादा करने जा रहा हूं, तैयार हो, बोलेगा हाँ n+1 में एक ज्यादा करोगे तो n+2 दिखेगा, और r-1 में बड़ा वाला लिखोगे तो ये हो जाएगा r। अगर मान जो कहीं आप ये लिख के आए और अगर आपके ऑप्शन में n+2 cr लिखा हुआ है तो क्या आप इसको भी करेक्ट बोलोगे, हाँ, क्योंकि ये बोलो या ये बोलो सही सेम ही तरीका, क्योंकि इट इज जस्ट अ नोटेशन, और दिखाने वाला कैसे भी दिखा सकता है, इसलिए एनसीआर को कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं, कुछ लोग सी को गायब कर देते हैं और डब्बा बना देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला ना वो बहुत ये काम का है, ये बहुत काम का है, बाकी सब बाद में काम में आएंगे लेकिन ये अब भी काम में आएगा, इसके बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चले आगे मूव करते हैं। 50C4 को देखा, बोला तुम साइलेंट रहो। इसने पूछा क्यों, मैं क्यों साइलेंट रहूं, क्योंकि बोला सामने वाला पास में समेसन देके बैठा है, इसका चेहरा तो साफ कर लूं। अरे पास में समेसन आएगा, उसका चेहरा तो साफ कर लूं। अगर चेहरा साफ करने गया तो बताया था समेसन कैसे खुलता है, 55 - i, i की सबसे नीचे की औकात 1 है तो 1 से शुरू होगा और ऊपर ऊपर तक 5 तक जाएगा। तो जिस दिन i की जगह 1 रखूंगा 55 - अब जल्दी से खोलना 54C3 तो नहीं होगा, हाँ एक मिनट, 2 रखूंगा तो 53C3 हो जाएगा, फिर 3 रखने की बारी आएगी तो 52C4, C4 नहीं C3, 3 तो अपना कांस्टेंट है, ठीक है, C3 तो नहीं हो जाएगा, हाँ, और फिर 5 रख दूंगा, ये मैंने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा और फिर 4 रखूंगा तो 51C3, और फिर लास्ट में 5 रखूंगा तो 55 - 5 50 हो जाएगा, 50C3। ओके, अच्छा, अब फिर से बोला था जब भी दो एनसीआर ऐड हो तो एक बार जरूर चेक करो कि कहीं ऊपर ऊपर सेम और नीचे नीचे एक का डिफरेंस तो नहीं है। यहां पे देखा सर ऊपर ऊपर सेम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक का डिफरेंस भले ही है, 4 और 3 में भले ही एक का डिफरेंस, लेकिन ऊपर ऊपर भी सेम होना चाहिए, नहीं है। इससे पूछा तुम हो क्या, नहीं, 52 को देखा 50 सेम तो देखने आना चाहिए ना, 50 जहां मिलेगा मैं बोल दूंगा ऊपर ऊपर सेम है, नहीं मिला, यहां मिल गया। तो ये इतना दूर मेरे से क्यों बैठे हुए हो, पास में आओ मेरे, क्यों, क्योंकि 50-50 सेम करना है मेरे को, ऊपर ऊपर का सेम होना चाहिए। तो इसको कैसे सेम करें सर, एक काम करते, इसको ऐसे ऐसे लिखा ना, इसको पलट देते हैं तभी तो 50 इसके पास में जाएगा ना। तो लिख देता हूं, इसको अपोजिट करके लिख दो, अपोजिट एंड देन राइट। ओके, जिस दिन ऐसा करूंगा क्या आपको ऐसा दिखेगा, मैं लिख देता हूं 50C4, ओके, प्लस मैं अब इसको पलट रहा हूं तो 50C3 कहीं दूर बैठा था, यहां पे कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे ऊपर और यहां पे ऊपर सेम था, प्लस में यहां पे करूं तो 51C3, प्लस में 52C3, प्लस में आपको 53C3 और लास्ट में आपको 54C3, ये दिख तो रहा है आपको, ओके, एक मिनट, ये दिखना चाहिए आपको 54C3, ओके। अगर इतना आपको दिख रहा है तो आपको ये भी चीज दिख गई होगी कि यहां पे ऊपर ऊपर सेम हो गया। तो अगर ऊपर सेम हो गया तो डायलॉग मेरा लगाओगे क्या, कि ऊपर अगर सेम तो ऊपर में एक इंक्रीज करके, अगर इसको एक इंक्रीज करके लिखा तो 50 में से एक इंक्रीज करोगे तो 51 हो जाएगा, और नीचे जो बड़ा होता है तो 4 और 3 में 4, मैंने इन दोनों का काम खत्म कर दिया, प्लस में 51C3, प्लस में 52C3, प्लस में 53C3, प्लस में 54C3, क्या यही हो जाएगा। मैंने इन दोनों पे खेल दिया, इन दोनों को खत्म कर दिया, ये बन गया इनसे, ये बन गया। अब देखना अगर ये बन गया तो अब फिर से ऊपर ऊपर सेम हो गया और फिर से नीचे नीचे एक का डिफरेंस, और बार बार नहीं करना, डायरेक्ट करना, क्या ऊपर ऊपर सेम तो 52C4, क्या इससे जुड़ के 52C4 और C3 एक का डिफरेंस तो 52 फिर से 53 हो जाएगा C4, यहां करूंगा तो फिर से 53 54 हो जाएगा, यहां होगा तो 54 से 55 हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दू 55C और 4, तो क्या सही होगा, क्योंकि 3 और 4 में 4 बड़ा होता है, ये मेरा आंसर हो गया। या फिर अगर कल को ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा तो सही बोलोगे क्या, हाँ, क्योंकि दिखाने वाला ऐसे भी दिखा सकता है। आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट मेथड जो लिखा है, ये इंपॉर्टेंट मेथड तो इंपॉर्टेंट ही होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
अगर मैंने बोला यहाँ पे, अब इसको नहीं देखता हूं, ये तो आपके नोट्स के लिए, मैं तो समझा के लिखूंगा आपको, ठीक है। अगर मैंने बोला एनसीआर, तो मेरा डायलॉग याद रखना, ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है। आज के दिन मैं बोलता हूं ये सी एक घर है और इस घर के ये दो आदमी हैं, ठीक है। सी एक घर है और इस घर में दो आदमी हैं। मैं काम करता हूं, मेरे घर में बहुत भीड़ लग गया, मैं दो लोगों को बाहर निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा ना, एन और आर को बोलूंगा बहुत भीड़ लग गया घर में, बाहर निकल जाओ। तो अगर ये बाहर निकले तो दुनिया को दिखाएंगे एन बाई आर, ठीक है। तब तक मैं बोलूंगा मैंने एक लोगों को निकाल दिया, ऊपर वाले कमरे से भी एक लोगों को निकाल दिया और नीचे वाले कमरे से भी एक लोगों को निकाल दिया। तो फिर देखना कैसे लिखूंगा, सी मैंने ऊपर से एक कम किया तो एन माइनस वन और नीचे से एक कम किया तो आर माइनस वन। अच्छा ऐसे, हाँ, मतलब एनसीआर को ऐसे लिख सकते हैं, ये एन बाई आर क्या है, मल्टीप्लाई में है क्या इसके साथ, हाँ ये मल्टीप्लाई में है। तो यही लिखा कि एनसीआर को एन बाई आर और ये मल्टीप्लाई बीच में कर लेना, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। ये डायलॉग कब याद रखोगे, ये डायलॉग कैसे याद रखोगे, कि घर में मेरे भीड़ लगा, मैंने दो लोगों को गायब कर दिया, ठीक है। और जैसे मैंने दो लोगों को गायब किया, अब घर में एक एक लोग कम हो जाएंगे। एक बच्चा बोलेगा सर अभी और भी भीड़ है, और कम करने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा अच्छा और कम करने की जरूरत है, निकाल लो। अब कौन है घर वाले के ऊपर कमरे में, एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन को बाहर निकाल दिया। नीचे वाले कमरे में कौन है, आर माइनस वन, आर माइनस वन को बाहर निकालो। अब घर में कितने लोग बच गए, एन माइनस वन में से एक कम करके एन माइनस टू, सी आर माइनस टू। एक बच्चा बोलेगा और भी भीड़ है तो और भी कम कर सकते हैं, हाँ। तो जब तक मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी ना, मैं तो घर से लोगों को निकालते रहूंगा, निकालते रहूंगा, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूं घर से निकालने वाला मेथड, ओके। जब तक मेरी जरूरतें पूरा नहीं होंगी मैं घर से भगाते रहूंगा। जैसे क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको, अगर मैं एक क्वेश्चन में दिखाता हूं तो नीचे वाले घर में 13 और 2 है। एक बच्चे ने बोला सर अगर ऊपर वाले घर में भी 13 और 2 हो जाए ना, फिर मैं दोनों को कट कर दूंगा, फिर मैं दोनों को मार दूंगा, ओके। और मुझे मैथ्स में मारना बहुत पसंद आता है, काटना बहुत पसंद आता है। अरे कट करना पसंद तो आता है ना, ऊपर ऊपर नीचे, तभी तो वन हो जाएगा आंसर। तो काम करते हैं सर, क्या मेरी जरूरत है 13 और 2 की, एक काम करते हैं 15 और 4 को भगा देते, जाओ तुम बाहर निकलो। अगर तुम बाहर निकलोगे तो कहीं 15/4 हो जाओगे क्या, हाँ। तब तक मैं बोलूंगा मैंने एक आदमी को कम कर दिया, 15 लोग थे, एक आदमी को भगा दिया तो 14 लोग हो गए। नीचे 4 लोग थे, 4 लोग को, एक लोग को भगा दिया तो 3 लोग हो गए, 14C3, ओके। लेकिन अभी भी मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई। मैंने क्या बोला, डायलॉग, जब तक मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी तब तक मैं लोगों को भगाते रहूंगा। मुझे 13C2 की जरूरत है, मुझे ऊपर 13 चाहिए और नीचे 2 चाहिए। ये ऊपर 15 था और नीचे 4 था, तो 15 को तो 13 बना ही सकते हैं, घटा घटा के, भगा भगा के। 4 को भी 2 बना सकते हैं, भगा भगा के। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने ऊपर वाले को भगाया तो नीचे वाले को भी भगाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे वाला फिर ऊपर वाला रोने लगेगा कि मेरे से क्यों बेईमानी, ठीक है। ऐसा मत करना कि ऊपर वाले से एक भगा देना और नीचे वाले से मत भगाना, नहीं, रो देगा ऊपर वाला कि मेरे से क्यों बेईमानी। अगर ऊपर से एक आदमी को भगाया तो नीचे से भी भगाना पड़ेगा एट द सेम टाइम, ओके। तो कंफ्यूजन में तो ना, बाइनोमियल जितना इजी कर रहा हूं ना, इतना इजी है नहीं। मैं ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहा हूं जो आपके बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ाई ना नहीं, मैं आपको आम जन की भाषा में सिखा रहा हूं, ठीक है। इसलिए पसंद है तो प्लीज नीचे एक लाइक होगा, लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि कैसा आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी होता है मुझे, ओके। अच्छा 14C3, लेकिन सर 1 मिनट फिर से भगाऊंगा, मैंने बोला भगाओ 14/3 लिख देना, और फिर से करोगे तो कहीं 13C2 लिख दोगे, हाँ 13C2 लिख दिया। और अब नीचे अपॉन में, 1 मिनट सर, लेकिन ये 14C3 लिखूंगा क्या, क्योंकि मैंने फिर से भगा दिया, नहीं। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैंने इसको इक्वल टू करके इसको लिखा था क्या, नहीं। अरे n-1 r-1 यहां पे लिखा था क्या, नहीं। तो इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैं घर से डायरेक्ट दो लोगों को भगाऊंगा। तो एक बार पहली बारी में 15/4 निकल के जाएगा, फिर 14/3 लिख के जाएगा, और लिखेंगे 13C2 की, लास्ट में बच कितना गया 13C2, ये इतना तो बच ही नहीं रहा ना, क्योंकि मैंने घर से 15/4 को भगाया फिर 14/3 को भगा दिया, तो डायरेक्ट ये बचेगा। तो इसलिए ये मत लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 13C2 कितने लोग पता है, अब ये दोनों मर गए, दुनिया को छोड़ गए 15/4 इंटू 14/3, ठीक है। ये आप कर लोगे कैलकुलेशन वाला पोर्शन। चले आगे बढ़ते हैं, ओके। कितने लोग पता है, फिर से दिख गई सर 2 एनसीआर ऐड हुई, मुझे तो खुश हो गया क्योंकि ऊपर ऊपर सेम भी दिख गया। अरे ऊपर ऊपर सेम जरूर चेक करना, अगर कभी भी 2 एनसीआर, व्हेनेवर 2 एनसीआर इज एडेड, चेक ऊपर वाला एंड नीचे वाला, ओके।
अगर ऊपर वाला सेम निकल गया, नीचे वाला एक का डिफरेंस में पाया गया, तो एक सेकंड के लिए मुस्कुराना और दुनिया को क्या जवाब देना कि मैं काम करने वाला हूं, क्या मैं ऊपर वाले में एक इंक्रीज करने वाला हूं। तो n-1 में एक इंक्रीज करेगा बच्चा, तो n-1 में एक इंक्रीज होकर कहीं n तो नहीं होता, हाँ। और नीचे बड़े वाले को जगह दिया जाएगा, 3 और 4 में बड़ा है 4, तो ये लिखा है NC4 इज ग्रेटर देन NC3 है क्या? एक मिनट में चेक कर लो थोड़ा। हाँ ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू पूछी होगी। तो अगर ये दोनों इक्वल होते थे, क्या सिखाया था कि अगर कभी भी NCA बराबर हो NCB के, तो n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू नीचे नीचे को जोड़ के। तो अगर यहां से पूछे जाए n की वैल्यू, तो n आज इक्वल टू की जगह ग्रेटर बैठा हुआ है, तो ग्रेटर देन इन दोनों को ऐड करके, मतलब 4 + 3 को ऐड करके। ठीक है, तो एक और बात आप यहां से सीख गए कि अगर NCA कल को बड़ा है NCB से, तो जो n की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि छोटी तो नहीं हो सकती r से। एक बच्चा ये भी जिद पड़ जाएगा कि सर मुंह इधर ही क्यों किया, n तो इधर भी था, मुंह इधर भी कर सकते थे ना एरो का। मैं बोलूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि r हमेशा छोटा होगा, सेलेक्ट करने वाला कम होगा। ठीक है, अरे जितनी टॉफियां पड़ी हैं उससे कम ही चुनोगे ना, या फिर बराबर चुन लोगे। बहुत भूखे हो तो पूरी लेके आ जाओगे, ज्यादा कैसे लाओगे? ठीक है, होटल में इंटर की 10 ही मिठाइयां पड़ी हुई हैं, तो बहुत भी भूख लगा तो 10 ही खा पाओगे ना, 11 तो खाओगे नहीं, क्योंकि होटल वाला हाथ खड़े कर देगा 10 के बाद, मेरे पास है ही नहीं ना। ठीक है, तो इसलिए n तो हमेशा r लोगों से, सिलेक्शन वाले लोगों से बड़ा ही होगा, इसलिए a + b से बड़ा होगा। तो ये भी स्टार बना के जरूर नोट कर लेना। ओके, चलिए छोटी छोटी बातें बोला, तो बेसिक लेक्चर रखूंगा। ये सभी देखो एग्जाम में पूछ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, आप क्यों ही पढ़ा रहे हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक ही डायलॉग, बचपन में जो पढ़ा वो आपके जेई में आता है क्या? वो आपके WBJ में आता है क्या? नहीं ना, फिर क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ता तो अभी वाला कुछ समझ में नहीं आता। तो बेसिक लेक्चर इसलिए रखता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप सेकंड और थर्ड क्लास जो पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो वो नहीं समझ में आएगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करता हूं, n+1C3 कितने लोगों को दिख गया? 2 × NC2। ठीक, इसमें तो कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला मैंने बोला था NCA = NCB रहे, मतलब ऊपर वाला तो सेम होना चाहिए, n+1 और n यहाँ पे सेम होना चाहिए। और एक काम करते हैं सर, ये घर से भगाने वाला मेथड खेल ले क्या? n+1C3 तो n+1/3 की भी NC2 हो ही जाएगा। हाँ वैसे भी खेल सकते हैं। कितने लोग पता है, अगर ऊपर वाले घर से एक भगा दिया n+1, क्योंकि मुझे जरूरत है NC2 की, तो n+1 और 3 को भगा दिया, तो घर में कितने लोग बच गए बताना? n+1 में से एक लोग भाग गया तो घर में n लोग हो गए, 3 में से एक लोग भाग गया तो 2 लोग हो गए, इज इक्वल टू 2 × NC2। कितने लोगों को दिख गया? NC2 से NC2 मर गया। ठीक है, और मुझे n की वैल्यू चाहिए थी, तो n = 3/5 हो गया। ओके, दो तो डायरेक्ट हो गया। तो घर से निकालने वाला मेथड भी काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए। ओके, अब यहां सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे देखना, NCR-1 दिया सर, ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, लेकिन वो सम होता है तब ना, यहाँ पे सम थोड़ी है डिवीजन है, तो फंडा फेल। अच्छा, घर से निकालने वाला मेथड, अभी तक 2 ही मेथड आपको सिखाया। अच्छा, एक तो सम हो, तो सम हो तो देख लेना ऊपर वाले का सेम और नीचे वाले का एक का डिफरेंस, ये सिखाया। और दूसरा अभी अभी सिखाया घर से निकालने वाला मेथड, जब भी जरूरत होगी तो अपन घर से बाहर फेंकेंगे। ठीक है, 2 मेथड अभी तक आपको काम के सिखा गया। तीसरा अब दिखाता हूं आपको, और तीसरा अब सिखाता हूं। अगर मैंने देखा ये तो प्लस नहीं है, तो देखूंगा ही नहीं ऊपर वाला सेम नीचे वाला में एक का डिफरेंस। मन में लालच आया था, लेकिन सर ने सिखाया था ऐड हो तब देखना। अच्छा, फिर दूसरा वाला घर से निकालने वाला मेथड, अगर मैंने घर से निकाला तो n को निकालूंगा, बोला था n को भी निकालना, ऊपर से भी निकालना, नीचे से भी निकालना। अगर आपने नीचे से नहीं निकाला ना तो ऊपर वाला रो देगा, तो मैंने दोनों को निकाला। क्या ऊपर एक कम तो n-1 हो गया, R-1 हो गया। मुझे R-1 तो मिल गया, लेकिन घर से निकालने के चक्कर में ऊपर n-1 दिख गया, चाहिए था n। ठीक है, तो एक काम करेंगे क्या, अब मेरा सभी दरवाजे बंद, तो फॉर्मूला किस दिन के लिए पढ़ा था एनसीआर का? एनसीआर का फॉर्मूला रिवाइज करने की बारी है। मैं लिखता हूं क्या, फैक्टोरियल n, सोच के बोलना। ओके, नीचे 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 क्या हो जाएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल r। ओके, और फिर बोलूंगा तो फिर लिखूंगा फैक्टोरियल में n-r, क्या यही हो जाएगा? ओके, डिवाइडेड बाई, मैं तो ऐसे लिखता हूं बिल्कुल डिवाइडेड बाई, बिल्कुल बच्चों की तरह। ठीक है, ऐसे डिवाइडेड बाई NCR-1। अगर इसको करूंगा तो ऊपर क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल n, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, और नीचे करूंगा तो फैक्टोरियल R-1। फिर देखना क्या लिखूंगा, इंटरेस्टिंग है, ऊपर और नीचे का घटा के
मतलब n माइनस में r और -1 जिस दिन माइनस के सामने आएगा +1 हो जाएगा। आई कहानी समझ में? अच्छा, इसको पलट देता हूं क्योंकि आपने पढ़ा जब डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, ये सब तो आप बेसिक कर रहा हूं, फैक्टोरियल n माइनस आर। अभी बाइनोमियल में देखो डायरेक्ट अगर जंप कर जाऊंगा ना तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल बेसिक कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक काम, क्योंकि ये सभी चीजें नहीं है आपके लिए। ये आप 10th 11th में सॉरी 10th 9th में बिल्कुल देखे भी नहीं होगे। ट्रिग्नोमेट्री तो देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखे थे, सीक्वेंस सीरीज भी कुछ हद तक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो देखे होगे ना, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में बिल्कुल 11th की दुनिया में आ गए हो। अभी 9 10th का नहीं है, इसीलिए बिल्कुल धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन यहां है फैक्टोरियल आर और यहां है फैक्टोरियल आर माइनस वन, तो कम तो कट तो नहीं सकता। और मैंने एक डायलॉग क्या बोला, मैथ्स में अपन को मारना पसंद आता है। मेरे मन में लालच है कि क्यों ना फैक्टोरियल आर होता, क्या लालच है, फैक्टोरियल आर होता तो इन दोनों को कट कर देता, यहां भी फैक्टोरियल एन माइनस आर होता तो इन दोनों को कट कर देता। तो आइए एक और काम की बात सिखाता हूं, एक और काम की बात, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन बातें मैं आपको, दो बातें आज सिखा चुका हूं, ये तीसरी काम की बात सिखा रहा हूं, ठीक है। क्या देखना, अगर मैं आपके सामने फैक्टोरियल 5 लिखता हूं तो मैंने क्या बोला था, पीछे दौड़ना शुरू कर देगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे बोल दूं, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा बोलेगा एक काम करो सर, फैक्टोरियल 5 को आप 5 लिखो, और क्या यहां से लेकर यहां तक ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 पीछे दौड़ रहा है, अरे ऐसा नहीं लग रहा कि 4 अपने पीछे दौड़ रहा है, यहां से लग रहा है 3 अपने पीछे दौड़ रहा है, यहां से लग रहा है 2 अपने पीछे दौड़ रहा है, तो सर 5 यहां पे क्या मुझे 4 फैक्टोरियल लिख देना चाहिए? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कभी भी फैक्टोरियल हो ना, मेरे मन में लालच हो कि उससे एक कम की फैक्टोरियल चाहिए या उससे दो कम की फैक्टोरियल चाहिए, तो निकालना शुरू कर दो। मुझे 4 फैक्टोरियल की जरूरत है, तो मैं काम करता हूं 5 को बोलता हूं तुम फैक्टोरियल के डब्बे से बाहर निकलो। जिस दिन ये डब्बे से बाहर निकलेगा, अब 4 पीछे दौड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल 4। मेरी जरूरत मान जो फैक्टोरियल 3 की है, तो मैं 4 को भी बोलूंगा तुम भी निकलो, और जिस दिन ये निकलेगा 3 अपने पीछे दौड़ना शुरू हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अच्छा, मुझे फैक्टोरियल 2 की जरूरत है, तो बोलना 5 इंटू 4 इंटू 3 को बोलूंगा तुम भी निकलो, तो अब अपने पीछे फैक्टोरियल 2 दौड़ना शुरू हो जाएगा। आ रही है समझ में? दिख गया आपको? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? बिल्कुल काम की बात है। तो क्या मैं इसको, ये बात भी इसको अगर मैथ्स की फॉर्म में लिखना चाहूं, स्पेस है क्या मेरे पास, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको मैथ्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू नथिंग, बट मुझे n माइनस आर वन की जरूरत है, तो n को बाहर निकाला तो अंदर x के एक कम वाला दौड़ने लगा, मतलब n माइनस वन दौड़ने लगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको यहां भी समझा दिया, और मैंने यहां पे नोट्स बना के लिख भी दिया कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, ओके। अच्छा, क्या ऐसा जरूरत आज के दिन है मुझे? हाँ, मुझे आज से एक कम की फैक्टोरियल चाहिए, r माइनस वन चाहिए, n माइनस आर से एक कम की चाहिए, या एक ज्यादा की चाहिए, एक ज्यादा की चाहिए, तो ये एक कम की होगी, और ये एक ज्यादा की है तो ये एक कम की होगी। तो एक काम करते हैं, क्या सर, फैक्टोरियल आर को बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, आर तुम बाहर निकल जाओ, इसमें क्यों, क्योंकि ऊपर आर माइनस वन है ना, तो आर माइनस वन दौड़ना शुरू कर देगा, ओके। और ऊपर ऊपर आपको फैक्टोरियल आर माइनस वन दिख ही रहा है, आप दोनों कट जाएंगे। अच्छा, तब तक इसमें से निकालू कि इसमें से निकालू, ये एक ज्यादा है तो ये एक कम है, तो निकालते अपन ज्यादा वाले में से, है ना, कम ज्यादा से बनता है, तो n माइनस आर प्लस वन को बोला तुम निकल जाओ, ताकि तुमसे पीछे, तुम्हारे से एक कम, मतलब n माइनस आर प्लस वन से एक कम n माइनस आर दौड़ना शुरू कर देगा। यहां पे देखो तो अब फैक्टोरियल नीचे n माइनस आर, अब एक दूसरे को मारने वाला कहानी शुरू हो गई। आर माइनस आर ने आर माइनस वन फैक्टोरियल को मार दिया, एन माइनस आर ने एन माइनस आर फैक्टोरियल को मार दिया, और रह गए ऊपर ऊपर एन माइनस आर प्लस वन, और नीचे रह गया आपको आर, इतना सा। तो कभी कभी ये फॉर्मूला याद भी कर लेना कि एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस वन, मतलब अगर 5c4 अपॉन में 5c3 देखा, मतलब ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, और उन दोनों का सम होता है, तो कहानियां सुना चुका हूं। लेकिन अगर ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस हो, दोनों डिवाइड में हो, तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर वाला फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। आई कहानी समझ में? ये इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि ये तो आप फॉर्मूला से भी निकाल लेते, इंपॉर्टेंट ये था काम की बात कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं घर से निकालने वाला मेथड भी लगाऊंगा, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं फैक्टोरियल के डब्बे से भी फैक्टोरियल को बाहर फेंक दूंगा,
अब उसके एक कम वाला दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने फैक्टोरियल 5 से 5 को बाहर फेंका तो अब 4 दौड़ना शुरू हो जाएगा अपने पीछे। 4 पीछे दौड़ रहा है तो फैक्टोरियल 4, क्योंकि मैंने बोला था फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पीछे दौड़ना। ओके, चले अब स्टार्ट करेंगे अपन बाइनोमियल थ्योरम। तो सर इतने देर से क्या पढ़ा रहे थे, एनसीआर के बारे में। ओके, बेसिक। और ये जो पढ़ाया ना एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी बेसिक है। बाइनोमियल का तो है ही, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी यही बेसिक है। अब स्टार्ट करेंगे अपन बाइनोमियल थ्योरम आज ही के क्लास में, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के स्टार्टिंग में लिख दिया बाई मतलब दो, तो बाइनोमियल थ्योरम में हमेशा दो ही टर्म होगी। अब बच्चा एक खुश हो गया कि सर दो टर्म होगी तो ठीक है, लेकिन एक मैथ्स बनाने वाला बहुत चालाक है, बहुत बहुत ज्यादा चालाक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो दो टर्म होगी तो दिखेंगे कैसे सर, x प्लस, या किसी दिन मन किया तो बीच में माइनस भी रखूंगा, y और इसके माथे पे एक डिग्री ऑलवेज होगी, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी बोल दिया है कि x और y हमेशा रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं चलेगा, मतलब वो आयोटा वायोटा वाला लेके मत आना, ठीक है। और n की वैल्यू हमेशा बोला है कि नेचुरल नंबर होगा, मतलब एक से शुरू होगा, मिनिमम डिग्री एक होगी, क्योंकि जिस दिन डिग्री जीरो देंगे वो तो वन हो जाएगा। अरे किसी की डिग्री 0 1 हो जाती है ना, तो डिग्री हमेशा एक से शुरू होगी, ठीक है। नेगेटिव नहीं हो सकता क्या सर, एक क्वेश्चन पे नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? अरे नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते 1 अपॉन करके। अरे सोचो x की डिग्री -1 1 अपॉन x हो जाती है, तो डिग्री नेगेटिव होती है, फिर भी पॉजिटिव तो कर ही लेते हो अपन, लेकिन खोलने के टाइम में डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहां पे डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज आपको पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है, नहीं तो फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा जो फॉर्मूला अपन सीखेंगे आगे। ओके, देखना। अच्छा, एक बात नंबर एक, अब अभी अभी बोला ना कि दो टर्म होता है, लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर कभी x प्लस वाई प्लस जेड आ गया तो क्या ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, और इसकी पावर n क्या ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं है? बोलता बिल्कुल है। अब x को बोलो पहला टर्म, और अब y प्लस जेड को बोल दो सेकेंड टर्म, तो अभी भी तो दो ही टर्म है। अरे अभी भी तो दो ही टर्म है, x को आपने पहला टर्म बोल दिया और y प्लस जेड को साथ में बोल दिया दूसरा टर्म। तो कितने लोग पता है, अगर 10 टर्म भी होना तो पहले वाले को बोल दूंगा पहला टर्म और बचे हुए 9 को बोल दूंगा सेकंड टर्म, तो दो ही टर्म तो है। तो बाइनोमियल थ्योरम ऑलवेज वर्क फॉर टू टर्म। ओके, भले कितने भी टर्म दे दे, बनाने दो ही टर्म है। ओके, अच्छा आगे सीखा। अब फॉर्मूला जो बचपन में आपने सीखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी कहां से आया ये देखने का समय आ गया, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं होता बच्चों से, बिल्कुल नहीं याद होता, भूल जाते, याद भी करते तो भूल जाते हैं। मैं जो सिखाऊंगा फॉर्मूला याद करने का सिखाता ही नहीं, मैं तो डायलॉग सिखाता हूँ, अपने बनाए गए डायलॉग्स। ये डायलॉग बहुत ऑब्जर्व करके फिर बनाया जाता है, ठीक है। तो पसंद है तो प्लीज लाइक किया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते तो फिर कहां से मिलेगा मोटिवेशन? आप ही लोग के लाइक से ना, आप लोग पसंद करोगे तभी तो अपन मोटिवेट होते हैं कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज आपका लाइक बहुत जरूरी है कि आप लाइक किया करो वीडियोस को, अगर पसंद है तो करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एज अ यूट्यूबर, नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक करके ही जाना, पसंद है तो लाइक किया करो, ओके। और शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या, तो मैं बोलता हूं क्या, तो डायलॉग सुनना। एनसी सबसे पहले अपन एक भी चीजों को सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक भी चीजों को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एनसी 0, ठीक है। प्लस सर इतना दूर क्यों लिख रहे हो, अभी बताता हूं। फिर बच्चे को मन के चलो एक सेलेक्ट ही कर लेते हैं, तो फिर आएगा NC1, ठीक है। फिर प्लस, फिर बच्चे के मन में आया, एक सेकंड फिर से दूर लिखते लिखते इसको नीचे ही लिख देता हूं। फिर बच्चे के मन में अब दो सेलेक्ट करूंगा, NC2। ऐसे ही करते करते बच्चा कहीं सेलेक्ट करेगा, लास्ट में कितना सेलेक्ट करेगा मेरे को बताना। उसने 0 से कहानी अपनी स्टार्ट की, एक भी नहीं सेलेक्ट किया, बिल्कुल गुस्साया हुआ, एक भी नहीं सेलेक्ट किया। फिर उसको बनाया गया तो पहला सेलेक्ट करेगा, फिर और बनाया गया तो दूसरा सेलेक्ट करेगा, फिर और बनाया गया तो तीसरा सेलेक्ट करेगा। ऐसे ही करते करते वो कब तक सेलेक्ट करे, जब तक वो पूरा सेलेक्ट नहीं कर लेता, मतलब NCN। ओके, सुनना, नाराज है, NC एक भी नहीं सेलेक्ट करेगा, मतलब एक भी नहीं सेलेक्ट करना, इनमें से NC 0 होता है। फिर उसको थोड़ा बनाया गया कि जाके बेटा सेलेक्ट कर लो, थोड़ा बहुत एक भी टॉफी तो खा लो, तो NC एक टॉफी खा गया, एक टॉफी चुना तो NC1। फिर और बनाएगा तो दो टॉफी खाएगा, NC2। फिर और बनाएगा तो NC3। फिर और बनाएगा तो 4 टॉफी खा जाएगा इनमें से, तो NC4। फिर करते करते तब तक नहीं खाएगा ना जब तक पूरी की पूरी टॉफी ना खा जाए। मतलब कितने लोगों को पता है, अगर 5 टॉफियां होंगी तो 5C5 तक, 6 टॉफियां होंगी तो 6C6 तक। और ये टॉफियां हैं कौन, डिग्री, डिग्री तो है जिसको करना है सेलेक्ट,
ओके। अच्छा, इसको सेलेक्ट करना है सर, इसलिए बोला नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, नेगेटिव को थोड़ी सेलेक्ट करते हो, ऐसा थोड़ी बोलोगे -4 टॉफी है, नहीं बोलोगे ना, इसलिए बोला पॉजिटिव होता है, नहीं तो फॉर्मूला नहीं काम करेगा। NC0। ओके। अच्छा, अब देखना, अब डिग्री आएंगी। पहले वाले की डिग्री, ठीक है, पूरी की पूरी, मतलब जितना है उतना, तो पहले वाले का पूरा, और दूसरे वाले का, दूसरे वाले टर्म का एक भी नहीं, एक भी नहीं मतलब 0। ओके। अच्छा, फिर देखना, फिर अब जो सबसे ज्यादा गया, जो टॉप वैल्यू ले गया, उसमें से एक एक कम होके और दूसरा वाले में एक एक ज्यादा होके, तो ए में से एक कम मतलब n-1, और आर में एक्स, सॉरी एक्स है ना, तो एक्स में से एक ज्यादा करके, तो एक्स की वैल्यू 1। ओके। अच्छा, इसको लिखूंगा तो n की वैल्यू अब फिर से एक कम मतलब n-2, ये n क्यों लिख रहा हूं, ये क्या हो गया, a। ओके, a, और फिर x, दूसरा टर्म, दूसरे टर्म में से आप 1 था, फिर एक बढ़ाओगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते सोचो, पहला टर्म पहली बारी में खुला तो सबसे टॉप लेके गया, तो सबसे लास्ट वाले में एक भी नहीं मिलेगा इसको, और फिर x की वैल्यू टॉप। इसको या तो ऐसे याद रखो, या फिर याद रखो पहले की डिग्री इन दोनों को घटा के, n और 0 को घटा के, ठीक है, और दूसरे की डिग्री नीचे वाला। देखना यहां पे a में से दोनों को घटा के n-1, और x की डिग्री नीचे वाला, तो ऐसे भी याद रखते हो, पहले की डिग्री दोनों को घटा के, दूसरे की डिग्री नीचे वाला, लिख लेना कॉपी में बकायदा ऐसे, और नहीं तो ऐसे याद रखना, पहला खुलेगा तो सबसे टॉप डिग्री, दूसरा खुलेगा तो सबसे डाउन डिग्री, दैट इज 0, फिर अप वाले को एक एक कम करके, डाउन वाले को एक एक बढ़ा के। ठीक है। अच्छा, कितने लोग बताएंगे कितने टर्म्स हो जा रहे हैं टोटल, टोटल कितने टर्म्स हो रहे हैं? एक बच्चा बोलेगा n टर्म्स, नहीं, n+1 टर्म नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a² + b² + 2ab, मतलब अगर डिग्री 2 है ना तो 3 टर्म खुलेगा, तो अगर डिग्री n है तो टोटल n+1 टर्म्स खुलेगा। ओके। अच्छा, कल को अगर सर a-x होगा तो मेरा दूसरा टर्म x नहीं -x होगा, मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां -x लिख देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है ये। अब एक एक्सपेंशन मैं कर देता हूं, एक एक्सपेंशन आप कर देना, जो डायलॉग बोला उसी डायलॉग के तहत लिखा जाएगा, फॉर्मूला से बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्या पहली बारी में 6 चीजें हैं मेरे पास, बच्चा नाराज है, एक भी नहीं सेलेक्ट करेगा? हाँ। फिर बोला पहले की टॉप वैल्यू मतलब 1 की टॉप वैल्यू 6, या फिर ऐसे भी याद रख दोनों को घटा के, पहला में दोनों को घटा के और दूसरे में नीचे वाला मतलब x की डिग्री 0। फिर बोलो, फिर बच्चे को मनाया गया तो एक चीज सेलेक्ट करेगा। ओके। और पहले वाले में इन दोनों को घटा के, ऐसे भी याद रख सकते हो 6 - 1 मतलब 5, या फिर बोल सकते हो एक एक डाउन होता जाएगा, ये एक एक बढ़ता जाएगा, तो x में से 1, जैसे आपको याद करना है, दोनों आपके सामने रख दिया। ठीक है, x+1। फिर बच्चे को और मनाया गया तो 62, इसकी पावर 1 और कम मतलब 5 से हो गई 4, और इसकी पावर 1 बढ़ गई मतलब 1 से हो गई 2। इसको बढ़ाते हुए चलेंगे, इसको घटाते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर बच्चे को मनाया गया, उसने 3 चीज सेलेक्ट कर ली, अब तो बच्चा तब तक नहीं मानेगा ना जब तक पूरी टॉफी ना खा जाए, तो एक में से एक और कम करके तो 3x में से एक और बढ़ा के तो 3। ठीक है। प्लस में 6, अब उसने 4 टॉफियां सेलेक्ट कर ली, तो एक में से एक घटा के 3 में से 2। अगर कंफ्यूज भी हो, पीछे वाले को नहीं देखना चाहते, तो फिर मैंने बोला इसको घटा लो, 6 5 4 2। ठीक है। और फिर x पे नीचे वाला। ओके। प्लस मैं तो यही करता हूं, इन दोनों को घटा के और नीचे वाला, क्योंकि क्यों बार बार पीछे देखना और भूल जाऊंगा किसको बढ़ाना है किसको घटाना है, तो ऐसे याद रखो, पहला को दोनों घटा के और दूसरा को नीचे वाला। ठीक है, ऐसे याद रखो, इससे बार बार क्या होगा, पीछे नहीं देखना पड़ेगा आपको कि पीछे क्या किया था, किसको इंक्रीज करना है किसको डिक्रीज करना है। इस चक्कर में बच्चा पहले वाले को इंक्रीज कर देता है और दूसरे वाले को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बेस्ट है ऐसे याद रखो, पहले वाले की डिग्री दोनों को घटा के, दूसरे वाले की डिग्री नीचे वाला। ओके। अगर यहां पे देखोगे, फिर बच्चा 5 टॉफी खाएगा 6 से 5, पहले वाली की डिग्री दोनों को घटा के, अब मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है, मुझे ये पसंद आ गया, और दूसरे की डिग्री नीचे वाला 5, बच्चा अब जाके मान जाएगा जब पूरी की पूरी टॉफी खा जाएगा, माने 6 से 6, और पहले वाले की दोनों को घटा के तो 0, और दूसरे वाले की नीचे वाला x की पावर 6। गिनना शुरू करना, क्या पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म और 7th टर्म। 6 डिग्री थी तो टोटल 7 टर्म आए, 7 टर्म।
मतलब अगर n डिग्री होगी तो n+1 टर्म आएगा भैया। इसको आप एक्सपेंड कर लेना, कर लोगे? कमेंट सेक्शन बताना कि आपने एक्सपेंड किया कि नहीं किया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं इन समेशन फॉर्म। ये क्या है सर? दिखाता हूं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं फॉर्मूले को इसको यहां पे फॉर्मूले को देखता हूं और एक काम करता हूं, a प्लस एक्स की पावर n को ना समेशन के फॉर्म में लिखता हूं। क्यों सर समेशन के फॉर्म में? क्यों? क्योंकि देखोगे तो सभी के सभी ऐड है, तो अगर सभी के सभी ऐड हैं तो इनको एक बारी में दिखाने का तरीका होता है समेशन। ओके, फिर देखना बदल कौन रहा है। क्या n n सभी जगह n है, तो क्या मैं n लिख दूं? हाँ। c क्या नीचे वाला बदल रहा है? 0 1 2 और ऐसे करते हुए n तक, तो क्या इसको r लिख दूं क्या? हाँ, क्योंकि नीचे वाला बदलेगा। और अगर नीचे वाला बदल रहा है तो मैं बकायदा बोलूंगा कहां से कहां तक बदल रहा है, तो r की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? ऊपर वाले तक। और ऊपर वाला कौन था? n। तो क्या मैं बोल दूं नीचे वाला 0 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपन देख के ही आ रहे हैं कि इसकी औकात क्या होगी, सबसे कम टू कम 0, क्योंकि अपन 0 चीजें सेलेक्ट करके लाएंगे, या फिर बहुत तेज भूख लगी तो पूरी टॉफी खा जाएंगे, मतलब पूरी चीजें सेलेक्ट कर जाएंगे। तो आर की वैल्यू 0 से n तो नॉर्मल था, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये डायलॉग जो बोला ये यहां पे काम में आएगा। पहले वाले को ध्यान से देखना, ए को ध्यान से देखना। क्या ए बोला था दोनों को घटा के, तो n माइनस आर, और दूसरा वाला क्या नीचे वाला, तो x की पावर r। यहीं से मैंने वो डायलॉग सीखा कि पहले वाले को खोलो तो दोनों को घटा के, दूसरे वाले को खोलो तो नीचे वाला, ठीक है। आई गाने समझ में? तो समेशन में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और कितने लोगों को पता है आर की वैल्यू खोलते जाओगे तो ये पूरा एक्सपेंशन खुल जाएगा। तो इसको कई बार ना कई लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, ये दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा आपके एग्जाम में जनरल टर्म से ही पूछेगा, ठीक है। नहीं तो जो थर्ड क्लास होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें अपन थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन भी आएगा, ठीक है। जनरल टर्म तो जो लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो लोग पढ़े उनके लिए आसान है। थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, फिर देखना एनसीआर को सिखाया तो वैसे भी लिखा जाता है, आया तो बता देता हूं। एनसीआर को कैसे लिखा जाएगा? डब्बा, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे, बीच में से सी डिलीट कर दिया गया। या फिर कई बार एनसीआर को कुछ आलसी लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे? एन गायब कर देते हैं, उनको थोड़ा कम लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पे आ रहा हूं, ऊपर वाला गायब कर देंगे तो सीआर लिख देंगे केवल। कितने लोग पता है अगर C1 बोलूं तो N छुपा हुआ है NC1, अगर C2 बोलूं तो N छुपा हुआ है NC2, C3 बोलूं तो N छुपा हुआ है NC3, CN बोलूं तो N छुपा हुआ है NCN। ओके, एक्सपेंड करना है इसको 1+, अभी अभी करके आए सर, फिर से करते हैं। अब की बार जब एक्सपेंड करेंगे ना तो N को मन में पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं। सबसे पहली बार बोलना क्या? NCR। ओके, कैसे एक्सपेंड करेंगे? सबसे पहले एन मन में पढ़ना है, लिखना नहीं है, तो एन सी लिखा और पहली बारी बच्चा एक भी टॉफी सेलेक्ट नहीं किया, 0। ओके, पहले वाले की डिग्री बोलना क्या? दोनों को घटा के, तो एन में से 0 घटाओगे तो कहीं एन ही होगा। ओके, और दूसरे वाले में मतलब एक्स में नीचे वाला, तो एक्स की डिग्री 0 प्लस में, फिर होगा एक टॉफी खाएगा, तो एक टॉफी खाएगा मतलब C1। एन मैं कहीं मन में पढ़ रहा हूं तो इस टाइम घटाने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ऊपर एन छुपा हुआ है, मेरे मन में एन है तो n-1। ओके, अच्छा ये 1 को बार बार लिख ही रहा हूं, चलो ठीक है लिख ही रहा हूं। x की पावर यहां पे लिख देता हूं नीचे वाला, मतलब x की पावर 1, प्लस में यहां देखूं तो फिर क्या होगा? C2, और 1 की डिग्री देखूंगा तो घटा के n-2, ऊपर और नीचे को घटा के, और x की डिग्री नीचे वाला मतलब 2, ऐसे करते करते कहां तक? क्या लास्ट में Cn? हाँ, और 1 में से दोनों घटा के, तो n-n घटा के। ओके, और यहां देखो तो दूसरे वाले में नीचे वाला मतलब x की डिग्री n। अगर इसको ध्यान से देखोगे, स्पेशली 1+x को एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं क्योंकि इससे अपन कुछ कंक्लूड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखना, अगर मैं देखूं तो 1 तो मर गया, क्योंकि 1 की कितनी भी डिग्री लगा लो 1 ही होता है। यहां देखूंगा तो ये C0, और x की डिग्री 0 कई 1 होती है, अरे किसी की डिग्री 0 1 होती है, क्योंकि x रियल नंबर है। सामने से आप बोल के आओ ना x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर की डिग्री 0 1 होती है। तो क्या मैं इसको केवल C0 लिख दूं? हाँ। और इसको लिखूं तो क्या मैं C1x लिख दूं? हाँ। और इसको लिखूं तो क्या मैं C2x² लिख दूं? हाँ। इसको लिखूं तो क्या C3x³ लिख दूं? ऐसे ही करते करते क्या लास्ट में मैं Cn x की पावर n लिख दूं क्या? हाँ।
ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है। ओके, अब एक बच्चे ने बोला सर ये C0 C1 C2 C3 ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? तो इनको जो बोला था, क्या ये कॉफिशिएंट नहीं लग रहे हैं? एक्स के पास में मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर के पास में मल्टीप्लाई में है। तो दीज C0 C1 C2 C3 और ऐसे करते हुए Cn तक को बोला गया दीज आर नथिंग बट बाइनोमियल थ्योरम में आ रहे हैं, तो ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। ओके, काम की बातें अब जब सब चलेंगी, अब बकवास का टाइम खत्म, सिर्फ काम की बातें चलेंगी। बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। अच्छा एक मिनट सर, C0 0 है, C1 1 है, C2 2 है। कितने लोगों को पता है 0 इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है? तो सर अगर टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करूं ना, तो इनको मैं दो भागों में बांट सकता हूं। एक बोल सकता हूं ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और जब मेरे कानों को ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट सुनाई देगा तो C1 आएगा, C3 आएगा, C5 आएगा, C7 आएगा। और जब मेरे कानों को इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट सुनाई देगा तो C2 आएगा, C4 आएगा, C6 आएगा, ऐसे आएगा। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में भी दो लोग, एक ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट और एक इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सीखे क्या। अगर मान जाओ कल को 1 प्लस एक्स की पावर एन को खोला गया, तो आपको पता है जिस दिन इसको खोला जाएगा ये सामने से दिखेगा C0 प्लस में C1 प्लस में C2 प्लस में C3 ऐसे करते हुए Cn तक, ऐसे ही होगा ना? हाँ, n सब में छुपा दिया हुआ, n छुपा हुआ, n इज हिडन। ओके, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर एक काम करो, आप 1x की जगह 1 रखो। तो कितने लोग पता है जिस दिन x की जगह 1 रखूंगा 2 की पावर n हो जाएगा, और जिस दिन x की जगह 1 रखा ये सभी x 1 बन के सब मर गए, सब खत्म हो गए। इसलिए मैंने C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn लिखा। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि मैं दुनिया के सामने क्या लाना चाह रहा हूं, मैं ये लाना चाह रहा हूं कि मैंने भैया सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कर दिया, मैंने बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कर दिया। और बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम जब करने आ रहा था तो दिक्कत ये x कर रहा था, और अगर इस x को मारना है तो 0 मत रखना, क्योंकि 0 मारे तो मल्टीप्लाई में C1 C2 भी तुम्हारे मर जाएंगे। तो x की जगह 1 रखना, तभी C1 जिंदा बचेगा और x मर जाएगा। ओके, अगर ऐसा चाहते हो कि C1 केवल जिंदा रहे, x मर जाए, तो x की जगह 1 रखना, x की जगह 0 मत रखना। इसलिए सर सपना नहीं आया x की जगह 1 रखना, क्योंकि मैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट करना चाहता था। ओके, और अगर मैंने सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट किया ना तो 2 की पावर n आ गया। ये बहुत काम का है जो आपको याद करके रखना है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2 की पावर n। बट अभी अभी सर आपने बताया बाइनोमियल कोएफिशिएंट में भी दो लोग होते हैं, एक ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट और एक इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एक काम करते हैं, x की जगह -1 रखते हैं। तो कितने लोग पता है x की माइनस बाहर -1 रखा ना तो इवन वाला तो झेल लेगा, लेकिन ऑड वाला माइनस बाहर फेंक देगा। नहीं समझ में आया? अगर 2 की डिग्री 2 करता हूं तो 4 आता है, लेकिन 2 की डिग्री अगर सॉरी -2 की डिग्री 2 4 होता है, लेकिन अगर -2 की डिग्री मैं 3 कर दूं ना, -2 यहां पे लिख देता हूं, -2 की डिग्री 2, ओके, तो 4 आता है। नेगेटिव को पॉजिटिव इवन वाला अगर होना डिग्री तो झेल लेता है, लेकिन अगर ऑड डिग्री हो जाए ना तो नेगेटिव अगर आने से माइनस को बाहर फेंक देता, -8 हो जाता। ये तो आपने सीखा होगा। ओके, तो जब मैं x की जगह -1 रख रहा हूं, x की जगह -1 रख रहा हूं, तो इसकी डिग्री ऑड है, x की पावर 1 है, ये तो माइनस को बाहर फेंक देगा। लेकिन x2 के साथ देखना जितना नीचे उतना ही डिग्री होती है, एक्स स्क्वायर माइनस को खा जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जितने इवन वाले लोग हैं वो तो पॉजिटिव बन के बाहर आएंगे, लेकिन जितने ऑड वाले लोग हैं वो माइनस बाहर फेंक देंगे। मतलब C1 अपने आगे माइनस लगवा देगा, फिर C2, फिर C3 और ऐसे करते हुए Cn तक। क्या इज इक्वल टू, अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं तो कहीं आप ये तो नहीं बोलना चाहते हो 1 -1 0 हो जाता है सर? हाँ, एक मिनट सर। अब एक काम करता हूं मैं, C0 प्लस C2 प्लस C4 और ऐसे करते हुए इवन तक पहुंचना है, मतलब Cn। ओके, इज इक्वल टू, इधर ऑड वाले लोगों को भेज देता हूं क्योंकि ऑड वाले लोग इधर माइनस में, उधर भेजूंगा ये भी प्लस बनना चाहेंगे, तो C1 प्लस में C3 प्लस में C5 ऐसे करते हुए Cn-1 तक लिख दो क्या? हाँ, एक बच्चे ने बोला 1 मिनट सर, मतलब सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट इक्वल होता है सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट के? हाँ, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 की पावर n होता है। फिर मैंने कंक्लूड किया कि इसमें दो लोग होते हैं, इवन कोएफिशिएंट और एक ऑड कोएफिशिएंट, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ऑड बाइनोमियल, और दोनों इक्वल होते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं
तो सिर्फ इवन कितना होगा, अगर दोनों मिलके 2 की पावर n है तो एक इकलौता कितना होगा 2 की पावर n अपॉन में 2। अरे आधा हिस्सा 2 की पावर n में आधा, क्योंकि दोनों बराबर है तो आधा हिस्सा इसका होगा आधा हिस्सा इसका होगा। अगर इसका आधा हिस्सा होगा तो 2 की पावर n अपॉन में 2 होगा। तो मैं लिखना चाह रहा हूं सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट। ओके, और ये दोनों कितना है, दोनों मिलके 2 की पावर n थे। अब दोनों को आधा आधा अपना हिस्सा चाहिए क्योंकि दोनों बाहर आ चुके घर से, ठीक है। ऑड अपना अलग हो गया, इवन अपना अलग हो गया, तो अपना हिस्सा लेगा, तो दोनों चूंकि बराबर का हिस्सा लेंगे क्योंकि बराबर है, तो डिवाइडेड बाई 2। कितने लोगों को पता चल गया 2n अपॉन में 2, 2 की पावर n माइनस 2 नहीं होता, 2 की पावर n इसकी डिग्री 1 है, वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ओके, बॉक्स मेरा अच्छे से देख लेना। आई कहानी समझ में? क्या मैं आपसे पूछ लूं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का 2 की पावर n बोलोगे? क्या मैं बोल दूं सम ऑफ इवन कोफिशिएंट 2 की पावर n माइनस 1 बोलोगे? हाँ। सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट 2 की पावर n माइनस 1 बोलोगे? हाँ। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अच्छा, NC4 को एक और तरीका लिखने के लिए, NCR को एक और तरीका लिखने के लिए, बहुत ही शानदार तरीका है, क्वेश्चन में काम में आता है, ठीक है। अब NCR का फॉर्मूला लिखने का तरीका, वो तो NCR का नोटेशन था, एक डब्बा वाला, ठीक है, और एक n डिलीट कर देना, वो n डिलीट हुआ तो इतना सभी कंक्लूड कर लिया, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस 1, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे दोनों का घटा के फैक्टोरियल, ठीक है। अब बोला गया या तो बच्चों की तरफ फॉर्मूला लगाओ, मैंने बोला वो काम में नहीं आता ज्यादा। काम में क्या आता है एक्चुअल में, NC4 है तो बोला गया ऊपर वाले को तब तक लिखो जब तक नीचे वाला ना आ जाए। एक मिनट, क्या बोला सर, समझ नहीं आया। ऊपर वाले को नीचे वाला इतना लिखो, मतलब n है तो n को दौड़ाओ 4 तक, तो n 4 तक दौड़ेगा तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और फिर n माइनस 3, 4 तक दौड़ा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, मतलब नीचे वाला जितना होगा ऊपर वाले की उतनी टर्म्स खोलो। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अपॉन में फिर 4 के पीछे दौड़ा दो, मतलब फैक्टोरियल 4 खोल दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितने लोग मेरे को बताएंगे अगर 5C3 लिखा है तो कैसे लिखोगे? ऊपर जितना नीचे होगा उतना ऊपर वाले के टर्म्स खुलेंगे, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 टर्म खुला ऊपर वाले का, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। तो यहां पे लिखना चाहूं तो कुछ लिख दू क्या? नीचे वाला मैं इसमें लिख देता हूं, नीचे वाला जितना होगा, ठीक है, जितना होगा। व्हाट्सएप पे हिंदी में मैसेज करते हो तो ऐसे ही करते होगे ना, मैसेज लिखते होगे तो ऐसे ही लिखते होगे। नीचे वाला जितना होगा ऊपर वाले के उतने टर्म्स खुलेंगे, ध्यान में रखना, टर्म्स खुलेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है मैं आपको मैसेज से समझा रहा हूं, बिल्कुल इंग्लिश में नहीं जाना, लैंग्वेज को भी बैरियर नहीं होना चाहिए सीखने का, डायलॉग से याद रखना। डायलॉग क्या बोला, नीचे वाला जितना होगा ऊपर वाले के उतने टर्म्स खुलेंगे। सभी आपको नोट्स मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इनरोल होना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं, टाइम तो अभी बचा ना, हाँ अपन तो 20 मिनट और पढ़ ही सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन और लेकर आए हो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, अब ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे को प्रूव करना है, ये मेरे को प्रूव करना है। कितने लोगों को पता है अगर मैं C0 को तो C0 लिखूंगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, C0 को तो C0 ही लिखता हूं, लेकिन C2 को जिस दिन खोलूंगा, NC2 लिखा है, ये C2 लिखा है तो N को मन में पढ़ना, NC2 लिखा है। एक तो तरीका होगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, एक तो बच्चों वाला। एक तरीका क्या होगा, C2 है, हाँ C2 है, तो क्या पढ़ा अभी, नीचे वाला जितना होगा ऊपर वाले के उतने टर्म्स खुलेंगे, ऊपर n है मतलब n के दो टर्म्स खुलेंगे, एक n होगा और एक n माइनस 1 होगा, और नीचे वाला का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो नीचे वाले का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू, और ऑलरेडी 3 है तो एक काम करता हूं 3 को आगे लिखता हूं क्योंकि बड़ा है, 3 इंटू 2। ओके, क्या इतना सा पार्ट, ये इतना सा पार्ट क्या मैंने C2 को खोल दिया? हाँ, इस नए वाले तरीके से जो अभी पढ़ा, नए वाले तरीके से कि नीचे वाले जो होगा ऊपर वाले को उतने टर्म्स खुलेंगे डायलॉग, और नीचे वाले का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ये भी लिख ही देता हूं, ठीक है। नीचे वाले का फैक्ट, अरे का को हिंदी में लिख दिया, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल होगा।
आई कहानी समझ, दोनों डायलॉग याद होने चाहिए आपको। अच्छा, फिर एक बच्चा C4 को खोलना पसंद करेगा। अगर वो C4 को खोलना पसंद करेगा तो कितने लोगों को पता है सबसे पहले n आएगा दुनिया में, फिर n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा और फिर n-3 आएगा। ओके, अपॉन में नीचे बोलना, अपॉन में 4 का फैक्टोरियल खुलेगा और 5 ऑलरेडी है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या ही लिखना। ठीक है, इतना सा पार्ट बताना मैंने क्या खोला नए वाले तरीके से, अपने नए डायलॉग वाले तरीके से। C4 है तो ऊपर 4 टर्म खुलेंगे, 1 2 3 4। ये मैंने क्या C4 खोला, हाँ ठीक है। C6 को भी खोलू या रहने दू, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इतने से में ही ऑब्जर्व कर लेंगे क्योंकि ऊपर आगे डॉट डॉट लिखा है। ठीक है, तो 4 के बाद 6 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे चलेगी। यहीं तक खोलते हैं। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा फील आ रहा है कि नीचे 3 इंटू 2 है, मतलब 3 का फैक्टोरियल नीचे है। नीचे दूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 का फैक्टोरियल। नीचे उनको दिख रहा है 3 का फैक्टोरियल। यहां पे नीचे बिल्कुल क्वेश्चन सिखा रहा हूं, बाइनोमियल के क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं, बिल्कुल 5 फैक्टोरियल। मन में ऐसा फील हो रहा है कि अगर ऊपर 3 टर्म होते हैं ना, क्योंकि n बड़ा होना चाहिए r से, ये डायलॉग अब जाके काम आ रहा है। क्या इसको आप लिख सकते हो क्या, क्योंकि उसमें 2 ही टर्म है, तो n की वैल्यू 2 है और यहां r की वैल्यू 3 कैसे हो सकती है, कभी नहीं, n कभी भी बड़ा होना चाहिए। अरे बड़ा होगा तभी तो ज्यादा बार खुलेगा ना। तो अगर यहाँ पे 2 है और नीचे आपको 3 इंटू 2 है, 3 फैक्टोरियल, तो कभी पॉसिबल है क्या, नहीं। एक टर्म का और जरूरत है मुझे, एक टर्म का और जरूरत है मुझे, वो कहां से लाऊं। यहां पे देखो तो देखो 1 2 3 4, ऊपर 4 टर्म है और नीचे 5 का फैक्टोरियल हो रहा है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कब पॉसिबल होगा, जब एक टर्म को और ला दो। कितने लोग बोलेंगे वो एक टर्म कहां से आएगा, RHS के नीचे कुछ लिखा हुआ है, किसी बदमाश बच्चे ने ना इसको नीचे भेज दिया। एक काम करता हूं, मुझे जरूरत है तो मैं इसको बोलता हूं बेटा उधर आ जाओ। कितने लोग पता है जिस दिन उधर आएगा n+1 C0 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है n+1 इंटू C0। अच्छा, यहां पे क्योंकि डिवाइड से इधर आ रहा है तो सब मल्टीप्लाई में, इधर करूंगा तो कितने लोगों को दिखेगा, ये हो गया n+1 इंटू n और n-1। ओके, और नीचे देखूंगा तो था 3 इंटू 2 इंटू, हाँ 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, प्लस में फिर यहां से करूंगा तो n+1 इंटू यहां था n-1, n के बाद खुला था n, फिर था n-1 और फिर था आपको n-2 n-3, n-2 और n-3। ओके, ये इधर चला गया, दिख तो रहा है आपको, हाँ। और यहां पे था आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, मैंने इसको कैसे ऑब्जर्व किया, उधर भेजना है क्योंकि ऊपर 2 टर्म खुले थे और नीचे 3 का फैक्टोरियल खुला था। कभी हो सकता है क्या, नहीं। अभी ऊपर देखो, ऊपर 4 टर्म खुल रहे थे तब जाके 4 फैक्टोरियल हो रहा था, ऊपर 5 टर्म खुलेंगे तब जाके नीचे 5 का फैक्टोरियल खुलेगा। अरे नीचे वाला जितना होगा उतना वाला ऊपर का टर्म चाहिए ना, तो नीचे 3 का फैक्टोरियल खुला था तो ऊपर मुझे 3 टर्म चाहिए, तब जाके मैं एनसी के फॉर्म में लिख सकता हूं, एनसीआर के फॉर्म में। इसलिए मुझे 3 टर्म की जरूरत थी, यहां मुझे 5 टर्म का जरूरत है क्योंकि मैंने देख लिया इस वाले तरीके से कि नीचे 5 का फैक्टोरियल है, तो जितना नीचे का फैक्टोरियल होगा उतना टर्म्स मुझे ऊपर चाहिए। मुझे एक टर्म घट रहा था इसलिए मैंने n1+1 को बोला उधर चले जाओ। क्या ऐसा फील नहीं हो रहा नए वाले तरीके से n+1 C0 है। कितने लोग बताएंगे nC0 कितना होता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये nC0 को भी मैं तब तक 1 लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया, और 1 को पता है 1 की मल्टीप्लाई अगर n+1 से हो जाएगी तो n+1 हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या मैं n+1 लिख दूं, मैंने n+1 लिख दिया। ठीक है, अच्छा n+1 को भी n+1 ही रहने देता हूं, मेरा इतना दिमाग काम नहीं करा कि इसको क्या लिखो। लेकिन इतने से पोर्शन को अब मुझे आप लोग बता सकते हो क्या मैं n+1 C3 लिख दूं तो चलेगा क्या। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर 3 टर्म खुलेंगे तो n+1 n-1। क्या इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूं क्या, n+1, क्योंकि बड़ा यही है, n+1 C5। कितने लोग पता है अगला लिखा जाता तो लिखा जाता n+1 C, और ये आपको 7 था तो C7। ऐसे ही करते हुए, एक मिनट सर ये तो सभी ऑड टर्म्स दिख रहे हैं, बस ये C1 बनाने की देरी है मुझे। कितने लोग पता है NC1 क्या होगा, आप सोचते हैं, आओ थोड़ा कोने में जाते हैं, NC1 सोचते हैं क्योंकि उस टाइम आया था तो मिटा दिया था। NC1 सोचते हैं, मैंने आपको NC0 सिखा दिया, क्या होता है 1 होता है। मैंने आपको NCN सिखा दिया, क्या होता है 1 होता है। भूल भी गया तो फॉर्मूला काम में आएगा, NCR अपॉन में वो एन फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला। ठीक है, NC1 सीखते हैं, आओ। कितने लोग पता है ऊपर फैक्टोरियल n, ठीक है, उस टाइम क्यों नहीं सिखाता, क्योंकि पढ़ाया नहीं था वो वाला तरीका। नीचे कितने लोग बताएंगे फैक्टोरियल 1, और यहां पे दोनों का घटा के n-1।
मैंने उस टाइम पढ़ाया नहीं था कि अगर मुझे एक कम की जरूरत है तो इसको एक कम बना लो, n-1 लिख लो, ठीक है। सॉरी, n को बाहर भेजा ना, एक मिनट, n को बाहर भेजा ना, तो n को बाहर भेजने की जरूरत है क्योंकि इसमें मुझे एक कम चाहिए, तो मैं इसको बाहर फेंक सकता हूं, n को बाहर फेंका, अब फैक्टोरियल में एक कम वाला दौड़ेगा, n-1 हो गया। ये मैं पढ़ाया नहीं था इसीलिए उस टाइम मिटा दिया कि वो नहीं लिखना चाहिए था। और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 1 होता है, और यहाँ पे देखो तो फैक्टोरियल n-1, कितने लोग बताएं ये खत्म हो गया, तो nc1 की वैल्यू n होती है। तो आज के दिन उल्टा कर लेते हैं, मेरे पास n+1 है और मुझे c1 चाहिए, तो एक काम करता हूं, इसको लिख सकता हूं n+1 c1। किसी बच्चे ने nc1 को n लिख दिया होगा, तो मैं अब दोबारा n+1 को n+1 c1 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे c1 की जरूरत है। तभी मैं दुनिया को बोल दूंगा कि मेरे पास सिर्फ ऑड टर्म्स का सम है। इसको बोल दूंगा तो n+1 c3 है, और ये है n+1 c5, और ये है आपको n+1 c7। कितने लोग बताएंगे इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑड टर्म्स। और अभी अभी पढ़ गए समेशन ऑफ ऑड टर्म्स क्या होता है, 2 की पावर n-1 पर। रुको, यहाँ n की वैल्यू n नहीं है, n की वैल्यू n+1 है, तो n की जगह रखेंगे n+1 - 1। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने फॉर्मूला से लगाया n, n फॉर्मूला वाला n, फॉर्मूला वाला n, ठीक है। अरे फॉर्मूला में n होता था ना, लेकिन आज की जगह n, आज n की जगह n+1 है, तो इसलिए 2 की पावर n+1 में एक कम, 2 की पावर n आंसर हो गया। और यही मुझे प्रूफ करना था, क्योंकि इसको तो मैं उधर लेके जा चुका था, तो 2 की पावर n ही बच गया था। आई कहानी समझ में? बहुत चीजें सीख गए अपन, क्वेश्चन करेंगे बहुत चीज, बाइनोमियल बहुत सिखाता है, इसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, बहुत कुछ सिखाएगा। आओ इसको देखते हैं, कितने लोग मेरे को बता देंगे 1 को तो 1 ही रहने देते हैं, ओके। अच्छा, ये C0 है, लेकिन मैंने पढ़ा है C0 तो NC0 होता है, और NC0 की वैल्यू भूल गया क्या, भूल गया क्या? अरे NC0 की वैल्यू 1, और NC1 की वैल्यू अब याद कर लेना है कि अगर नीचे 1 आ गया, अभी यहीं पे दिखाया था ना, कहीं इधर जाके, ये सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तीनों। अगर याद रहा तो ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कर लोगे, भूल गए तो थोड़ा लेट होगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा फॉर्मूला से, बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाओगे, क्योंकि फॉर्मूला है बचाने के लिए। NCC1 हो गया तो n और 0 हुआ तो 1 1, ठीक है, ये याद रखना। तो क्या 1/n लिख दूं, चलेगा? हाँ। इसको देखो तो 1 प्लस में C1 में C2, C1 की वैल्यू बोलना, C1 की वैल्यू तो n होगी सर, लेकिन C2 की वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी फॉर्मूला से। कितने लोग पता है C2, ये NC2 है, तो n खुलेगा 2 बार, n इंटू n-1। अब नए वाले तरीके से खोलेंगे, वो पुराने वाले में नहीं पढ़ना, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल ऐसे नहीं खोलना, बिल्कुल नहीं, नए वाला तरीका, ये वाला तरीका हमेशा काम में आएगा, जो यहाँ पे पढ़ाया हमेशा। ये डायलॉग नीचे वाला जितना बोल दे रहा हूं, ठीक है, ये डायलॉग हमेशा याद रखना। 2 है तो ऊपर 2 टर्म खुलेगा, और नीचे 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 लिख दूं। अच्छा, अब देखा यहाँ पे तो ये 1 प्लस में, इसको तब तक एक बच्चे ने कर लिया, तो ये लिखा n, ऊपर लिखा n+1, ओके। अच्छा, इसको देखो तो कितने लोगों को दिख रहा है कि ऊपर ये 1 है, ठीक है, और नीचे आपको 2, ये ऊपर चला गया 2n हो गया, और नीचे कहीं दिख रहा होगा आपको n कॉमन और n-1, ओके। तब तक कितने लोगों को दिख गया n से n खत्म हो गया। या फिर एक काम करता हूं, मैं नीचे n बनाना चाहता हूं, तो एक काम करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, खत्म नहीं करता हूं, मैं यहां से कुछ कंक्लूड करना चाह रहा हूं, इसीलिए, ठीक है। देखना, यहाँ पे n है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऊपर चला गया तो 2n हो गया, और नीचे n इंटू n-1 है, ठीक है। अच्छा, ये अपना तो चल ही रहा था n+1n, इसको तो सॉल्व करके मैं बैठ गया अपॉन में, इसको तो सॉल्व करके बैठ गया। इसमें दिमाग लगाता हूं, और 1 प्लस में अगर ये 2n लिखा है तो ठीक है, इसको मैं लिखता हूं n² - n, ठीक है। इसको कहीं इधर ही सॉल्व करते हैं, या फिर नेक्स्ट पेज में ले, नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। n+1 अपॉन में n, ये तो अपना है। अब नीचे नीचे यहाँ पे सिर्फ एलसीएम ही ले सकते हैं, तो एलसीएम लिया नीचे तो हो गया आपको n² - n, और ऊपर देखूंगा तो ऊपर हो गया n² - n, और प्लस का 2n, ओके, प्लस का 2n, और यहाँ पे आपको n+1 अपॉन में n चल ही रहा था, और यहां से देखो तो n² - n, और ये 2n घट के हो जाएगा n प्लस का n, n² प्लस में n, और नीचे आपको n² माइनस का n, n को कॉमन लेने की बारी आ गई, ठीक है। अगर मैं n को कॉमन लेता हूं तो देखना, यहां से n+1 अपॉन में n चल ही रहा था, यहां से देखो तो n को कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा n+1, और नीचे हो जाएगा आपको n-1। ये क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर देना, ये क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर देना। अब एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर क्लास को एंड कर दूंगा। क्या
इतने से की वैल्यू अभी देख के आए 1 प्लस सी जीरो अपॉन में सी वन, क्या हो रहा था n प्लस वन अपॉन में n, तो इसको लिख दो n प्लस वन अपॉन में n, ठीक, मल्टीप्लाई, क्या इतने से की वैल्यू अभी अभी देख के आए आप 1 प्लस सी वन अपॉन में सी टू, क्योंकि n प्लस वन अपॉन में n माइनस वन, n प्लस वन अपॉन में n माइनस वन, अच्छा, डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू देखते हैं। इसकी वैल्यू देखने के लिए क्या है, वन की जगह वन लिखूंगा प्लस में, ये मेरी आंखों का धोखा होगा कि मैं इसको सी एन माइनस वन देखूं। अगर मैं पढ़ा हूं कि जितना सिलेक्शन उतना रिजेक्शन, तो मैं सी एन माइनस वन को बोलूंगा। मैंने एन में से एन माइनस वन चीजों को रिजेक्ट किया, तो मैंने सेलेक्ट कितना किया, एक चीजों को। अरे भूल भी रहे हो तो एन माइनस वन कर लो, एक हो जाएगा, तो ये तो सी वन लिखा है। और कितने लोग बताएंगे कि एन में से एन चीजों को सेलेक्ट करना मतलब जीरो चीजों को रिजेक्ट करना, तो ये सी जीरो लिखा है। ओके, अब इस काम करते हैं, मेरे को सॉल्व इसको करना है, वन प्लस में सी वन अपॉन में सी जीरो को, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया तो वन तो अपनी जगह वन है, सी वन की वैल्यू बताना, एन सी वन की वैल्यू, अगर नीचे वन आ गया तो एन लिखूंगा, एन सी जीरो की वैल्यू कहीं वन होती है, हाँ बिल्कुल, तो ये तो वन प्लस एन लिखा है। तो अगर इसको देखो तो ये लिखा है एन प्लस वन अपॉन में वन, ओके। और यहां से सामने से मल्टीप्लाई में जो लोग थे उनके माथे पे भी ऊपर कहीं n प्लस वन ही था और नीचे n माइनस वन था, हाँ। और यहां पे देखो तो n प्लस वन अपॉन में n था, ऐसा फील नहीं आ रहा कि ऊपर n प्लस वन n प्लस वन n प्लस वन सब में मल्टीप्लाई है। तो कहीं ऊपर n प्लस वन कितनी बार मल्टीप्लाई है बताना मेरे को, जीरो, एक, दो, जीरो से लेकर n तक क्या n होगा, तो क्या मैं ऊपर n बोल दूं, हाँ n प्लस वन n बार मल्टीप्लाई है, तो n प्लस वन की पावर n, अच्छा। और अगर नीचे देखूंगा तो नीचे कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा एन एन माइनस वन, एन दौड़ रहा है पीछे और दौड़ते दौड़ते एक तक चला गया, तो नीचे एन फैक्टोरियल, ये हो गया अपना आंसर। ओके, तो आज के क्लास को एंड करते हैं। आज अपना बेसिक लेक्चर था और आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब मूव करेंगे तो अपन सीखेंगे जनरल टर्म्स कैसे निकाला जाता है, जनरल टर्म से कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। फिर थर्ड क्लास में जब मूव करेंगे तो इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, समेशन के कुछ डरावने क्वेश्चन होंगे। आज का क्लास आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो सेकेंड और थर्ड क्लास में आपको सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटीड है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट क्लास को अच्छे से नहीं सीखा, अभी भी कंफ्यूज हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा सेकंड और थर्ड क्लास में। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल फोकस होकर सीखना, एक एक टर्म जो मैंने आपको सिखाया, एक एक डायलॉग जो आपको सिखाया, वो आपके दिमाग में याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए होगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। और लास्ट में यही बोलूंगा कि देखो 99 रुपीज प्राइस ना हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं नहीं अफोर्ड कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इट्स पॉसिबल, क्योंकि अगर आप इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो वहां तो फी 99 से तो ज्यादा होती है ना, ये बात तो आप भी मानते हो। तो अगर आप इतना एफर्ट नहीं कर रहे हो, अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आई ना, तो आप जाओगे प्राइवेट कॉलेज में, वहां का फी और भी ज्यादा होता है। इसलिए प्लीज जाओ, प्रिपरेशन अच्छे से करो, मेहनत अच्छे से करो। और अच्छे से मेहनत करने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइनोमियल में जितने क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएगा। देखो इस चैप्टर में, इस क्लास में आपको दिखा होगा हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा रहा था। जो चीज सिखा है वही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो सीखा है वो सीखना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए प्रैक्टिस करोगे, विथ सॉल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि प्रैक्टिस करो तो सॉल्यूशन देख के उसी टाइम उस क्वेश्चन को समझ जाओ, डाउट में ना रखो, ठीक है। सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सीट भी दे रहे हैं, जिसमें WBC लेवल के क्वेश्चन भी हैं, जेई लेवल के भी क्वेश्चन है। और इस क्लास का जो आप नोट्स पढ़े, बहुत लोग लिख रहे होंगे, लिखने की जरूरत नहीं, क्लास नोट्स भी अवेल आप कर सकते हो। क्लास नोट्स केवल चाह रहे हो तो 49 रुपीज प्राइस लगेगा। क्लास नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहते हो तो 99 रुपीज प्राइस लगेगा। दोनों का गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, जल्दी जाके इनरोल हो जाओ। ओके, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम के। पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट होता है तो नीचे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।